और आज की जो हमारी डिस्कशन जो होगी इडुटेरिया का जो टेस्ट सीरीज जो है, जो कि सेक्शनल टेस्ट सीरीज है, ठीक है, बीपीएससी 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। वो टेस्ट नंबर कौन सी है? तो टेस्ट नंबर आपकी 4 होगी, ठीक है। कौन सी टेस्ट नंबर होगी? तो टेस्ट नंबर की बात करेंगे तो टेस्ट नंबर 4 होगी, ठीक है। इससे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप जाओगे ढूंढेंगे तो सेट नंबर 1 से लेके 3 तक का डिस्कशन वीडियो को पहले ही अपलोड किया गया है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे टोटल प्रश्नों की संख्या 150 रहती है, पता ही है आपको। और ये सारे के सारे प्रश्न जो होंगे, तो आपको ये सारे के सारे प्रश्न जो है एनिसेंट हिस्ट्री के, ठीक है। किस बुक को कवर किया गया है? तो आर एस शर्मा की जो बुक जो आती है एनिसेंट हिस्ट्री के, उससे कवर किया गया, जो कि 3 लेसन टू 33 लेसन तक के, ठीक है। 120 प्रश्न है, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, ठीक है। बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। रेडियो कार्बन पद्धति पुरातात्विक अवशेषों के तिथि निर्धारण की एक महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे तो रेडियो कार्बन का अर्ध जीवन काल 10,000 वर्षों का होता है। रेडियो कार्बन विधि द्वारा 10,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण किया जाता है। मृत वस्तुओं में C14, ठीक है, ध्यान रखें, C14 की बात करेंगे तो कार्बन पद्धति, रेडियो कार्बन पट्टी के घटकों का विघटन असमान अनुपात में जारी होता है। बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसका ऑप्शन की बात करेंगे, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इसमें रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति पुरातात्विक अवशेषों के तिथि निर्धारण की एक महत्वपूर्ण तिथि है, महत्वपूर्ण विधि है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेडियो कार्बन का अर्थ जीवन काल की बात करेंगे तो 10,000 वर्षों का होता है, ये भी आपका सही है। रेडियो कार्बन विधि द्वारा 10,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। इसका 1 2 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पूरी तरीके से सही है। बाकी ये चौथा वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? कि चौथा वाला गलत इसलिए है क्योंकि मृत वस्तुओं में रेडियो कार्बन की मात्रा लगातार घटती रहती है, ठीक है। यह मात्रा समान अनुपात में घटती है जिससे किसी वस्तुओं का काल निर्धारण किया जाता है, अतः कथन 4 भी तथ्यात्मक रूप से क्या है? असत्य है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, क्या है ये? गलत है, ठीक है। चलिए आप चलेंगे, हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। शिलालेखों एवं पुराने अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको पैलियोग्राफी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? तो पैलियोग्राफी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। शिलालेखों एवं अन्य अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ध्यान में रखेंगे, पैलियोग्राफी कहते हैं। तो पैलियोग्राफी कहा जाता है, ध्यान में इसको रखना है, पैलियोग्राफी। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। शिलालेख भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत होते हैं। हमें बहुत से ऐतिहासिक जानकारियों के लिए मुहरों, पत्थरों एवं खंभों, चट्टानों, तांबे के गोलम, मंदिरों के दरवाजे आदि के उत्कीर्ण अभिलेखों पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी पुरालेख कहा जाता है और शिलालेखों एवं अन्य पुराने अभिलेखों में प्रयुक्त के अध्ययन को क्या बोलते थे? पैलियोग्राफी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्लियर? मतलब कहने का मतलब जो शिलालेख जो होता है ना, उसका अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, जिसको हम पुरालेख शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन उनके जो दीवार पे मान लीजिए कोई दरवाजा है, ठीक है, कोई दरवाजा है, ठीक है, या फिर मतलब कोई दीवार है, तो उस पे जो लिखा हुआ जो चीजें जो होता है उसके अध्ययन को, ठीक है, पुराने लेखों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उचित शब्दों के आधार पर करना है, ठीक है। भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में डैश और डैश भाषा में दिए गए। तो ये बता सकते क्या इसका आंसर होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? भाषा क्या होगा? भाषा यदि प्रकृति का ब्राह्मी लिपि तो बिल्कुल ठीक है। तो बात करेंगे, तो यहाँ पे बात करेंगे लिपि की बात करेंगे, तो लिपि क्या हो जाएगा? लिपि आपकी ब्राह्मी हो जाएगी, ठीक है। तो 3री शताब्दी में लिपि कौन सी हो जाती है? लिपि आपकी ब्राह्मी हो जाएगी। और भाषा की बात करेंगे, पाली हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसका आप देखेंगे, इसका प्रत्युत्तर क्या है। तो भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं, ठीक है। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ये शिलालेख मौर्य इतिहास और
मौर्य इतिहास की उपलब्धियों को जानने का प्रमुख स्रोत भी है। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के 2 अशोक स्तंभ मिले, एक उत्तर प्रदेश के मेरठ और दूसरा हरियाणा के टोकरा नामक स्थान पे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इसको सबको उठाकर तुगलक क्या नाम है इसका, फिरोज शाह तुगलक ने इसे क्या किया, तो इसे दिल्ली लेकर आ गया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने शिलालेखों को दिल्ली ले आया, अपने साम्राज्य के विद्वानों को इन शिलालेखों को पढ़कर समझाने को कहा, लेकिन उन्हें इसे पढ़ने में विफल रहा। और इसकी सफलता कब मिली थी, सफलता 1837 में मिली थी। ठीक है, 1837 में किसने पढ़ा था इसको, तो जेम्स प्रिंसेप की बात करेंगे तो जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। ठीक है, हालांकि अशोक के शिलालेख की बात करेंगे तो खोज जो था पहले ही हो चुका था। ठीक है, और किसने किया था खोज, तो क्या बताएंगे, टी पैंथलर ने किया था खोज। ठीक है, 1750 में ही। ठीक है, पैंथलर ने, ठीक है ध्यान में रखिए क्या नाम था, पैंथलर, पैंथलर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, 1750 में। ठीक है, अब आते हैं अशोक के शिलालेख के सर्वप्रथम और किनके द्वारा पढ़ा गया, तो सेम क्वेश्चन है, जब अभी हमने जस्ट ऊपर चर्चा किया तो 1837 में पढ़ा गया था। किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसे पढ़ने की सफलता मिली थी। अब आते शुल्ब सूत्र। तो शुल्ब सूत्र तो जानते किसकी, गणित का है। शुल्ब सूत्र क्या है, किसका है, गणित का। शुल्ब सूत्र किसका है, तो गणित का हो जाएगा। ठीक है, बताना है। और उसके बाद बात करेंगे गृह सूत्र। गृह सूत्र क्या होगा, तो गृह सूत्र में क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, विभिन्न प्रकार के क्या होता है गृह सूत्र में। ठीक है, ए का 2 बी का 1 हो जाएगा, नहीं बी का 1 है, इसमें राज्याभिषेक हो जाएगा। गृह सूत्र से पता चला विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार इसमें होते थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शुल्ब सूत्र जो था गणित और ज्यामिति की पुस्तक है। ठीक है, उसके स्रोत सूत्र की बात करेंगे तो इसका संबंध है राज्याभिषेक समारोह से है। और गृह सूत्र की बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार से क्या है, इनका संबंध है। ठीक है, एक बार यहाँ पे रिपीट है, सारे सूत्र हम लोग देख लेते हैं। स्रोत सूत्र, इसके प्रकार कई प्रकार के भव्य राज्याभिषेक समारोह का आयोजन किया गया स्रोत सूत्र में। ठीक है, गृह सूत्र में क्या होता था, इसकी विषय वस्तु मुख्य संबंध विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कारों था। जैसे धार्मिक संस्कार में क्या होता है, जन्म होता है, फिर नामकरण होता है, नामकरण के बाद क्या होता है, उपनयन होता है, उपनयन के बाद क्या होता है, विवाह होता है, फिर क्या होता है, मर जाते हैं सब लोग। ठीक है, अंत्येष्टि जो होता है इसको बोलते हैं अंतिम संस्कार। ये क्या है, ये आपका अंतिम संस्कार है। ठीक है, जिसको अंत्येष्टि कहते हैं। ठीक है, शुल्ब सूत्र की बात करेंगे। शुल्ब सूत्र में बलि देने के स्थान निर्धारण और निर्माण के विभिन्न मापों के बारे में बताया गया, अर्थात इनमें हमें ज्यामिति और गणित के शुरुआती अध्ययन के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, माप है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, तो माप है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ज्यामिति तो वहां पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है, वेदांगों की कुल संख्या की बात करेंगे तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, वेद की संख्या की बात करें, वेद की संख्या की है 4। वेद कितनी है, तो वेद की बात करेंगे 4 है। अब वेदांग की बात करेंगे तो वेदांग आपका कितना है, तो वेदांग जो है आपका 6 है। ठीक है, उपनिषद की संख्या की बात करेंगे तो उपनिषद कितना है, उपनिषद 108। ठीक है, उपनिषद कितना है, 108 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे वेदांग की कुल संख्या 6 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए अब वेदांग होता क्या था, तो वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदांग या फिर वेदों के अंगों का अध्ययन करना आवश्यक होता था। जैसे आपको हिंदी समझना, अंग्रेजी समझना, तो क्या करोगे आप, ग्रामर तो पढ़ोगे ना। ठीक है, वेदांग भी वैदिक साहित्य के ही अंग है जिनकी रचना बाद में की गई। वेदांग की कुल संख्या की बात करेंगे 6 है। जो कौन कौन है, तो देखेंगे शिक्षा है, ठीक है ध्यान रखेंगे, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, कल्प है। फिर से रिपीट करना, वेदांग कितने 6 है। ठीक है, सबसे पहले शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, कल्प है। अगर ये सारे चीजों को आप समझ लेते तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वेद का अध्ययन कर सकते थे। ठीक है, वैदिक साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं, नॉट ओनली वेद, इंटायर वैदिक साहित्य। ठीक है, ये सभी रचनाएं गद्य प्रारूप में तथा उपदेशात्मक शैली में दिए गए। ठीक है, जैसे गद्य में है, ठीक है, समझ गद्य में है मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब इसको लोगों को समझाने के लिए कौन सा शैली, उपदेशात्मक शैली, मतलब लोगों को बोल के, ठीक है, रटवा के समझाया जाता था, पद्य में नहीं है, गद्य में है। ठीक है, अब चलेंगे दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में पुरातत्विक खुदाई में ऐसे स्थल बहुतायत में मिले हैं जहां बड़े बड़े पत्थरों के बीच लोगों के उनके औजारों, ठीक है, हथियारों तथा अन्य सामग्रियों के साथ दफनाया जाता था। इसे क्या कहते थे, इसको मेगालिथ कहते थे। ठीक है, जहां पे आ गया बड़ा बड़ा पत्थर, ठीक है, बड़ा बड़ा पत्थर, तो बड़ा का मतलब मेगा, लिथ का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। ठीक है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पे क्या होता था, लोगों को दफना देते थे और वहां पे क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर से उनके ऊपर रख देते थे। तो इनसे पता चलता है, क्या होता था, इनसे एक अंदाजा ये भी लगा जा सकता है उन जगह को याद करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे सामूहिक कब्रगाह भी मिला है, तो इससे ये भी पता चलता है एक परिवार के लोगों को एक जगह दफनाया जाता था और साथ में उनके औजार और हथियार अन्य सामग्रियों के साथ में उनको दफनाया जाता था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे, इसको मेगालिथ नाम दिया गया था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे चिरांद की बात करेंगे। चिरांद आपको कहाँ पड़ेगा, चिरांद बताइए, चिरांद आपको बिहार में पड़ता है ना, चिरांद आपको बिहार में,
बुर्ज होम की बात करेंगे तो बुर्ज होम आपको कश्मीर पड़ता है। कोलधिवा की बात करेंगे तो आपको इलाहाबाद के पास उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। पिकली हल की बात करेंगे तो ये आपको कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। पिकली हल कर्नाटक है, हाँ ठीक है। और उतनूर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं मैंने सही लगाया कि नहीं, ठीक है। बिहार चिरांद में आपको पड़ता है, सॉरी चिरांद बिहार में है। बुर्ज हम की बात करेंगे, ये सब के सब नवपसान कालीन स्थल, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोलडिहा की बात करेंगे उत्तर प्रदेश से, ठीक है। कोलडिहा किसके खेती के लिए जाना जाता है, ठीक है, चावल की खेती के लिए सबसे प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में चावल की खेती के रूप में कोलडिहा जो है पता हुआ है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे देखेंगे और सा कौन सा जगह है, ठीक है। उसके बाद उतनूर की बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, आप पिकली हल की बात करेंगे कर्नाटक में है, जो कि मैंने सही लगाया था। इसको आप लोग ध्यान में रखें। इन सारे जगहों में समानता की बात करेंगे तो सारे के सारे नवपसान कालीन स्थल है, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपसान युग ईसा पूर्व 7वीं सहस्त्राब्द, क्या नहीं, यह हड़प्पा स्थल नहीं है, ठीक है। हड़प्पा से पहले का स्थल है, बहुत पहले का स्थल है, ठीक है। हड़प्पा से इसका कोई लेना देना नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपसान युग ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ माना जाता है, ठीक है। नवपसान काल के लोग पहाड़ी वस्तुओं से दूर भी वस्तुओं का निर्माण करने में सफल रहे थे, ठीक है। तो केवल इसमें कौन सा कथन है, तो कथन 2 सही है। मतलब नवपसान काल के लोग पहाड़ी वस्तुओं से दूर भी बस्तियों को स्थापित करने में सफल रहे थे, ये गलत है, ठीक है। बाकी भारतीय उपमहाद्वीप में नवपसान युग ईसा पूर्व के 7वीं सहस्त्राब्दी के आसपास शुरू हुआ, बिल्कुल ही कथन सही है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। लेकिन नवपसान युगीन लोगों के सामने गंभीर चुनौती यह भी थी कि वह था कि यंत्रों का एक सीमित दायरा, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चूंकि वो पत्थर से बने औजारों और हथियारों पर निर्भर रहते थे, अतः वे पहाड़ी क्षेत्रों से दूर बस्तियां स्थापित नहीं कर सके थे, ठीक है। वे केवल पहाड़ी चट्टानों और पहाड़ी नदी घाटियों के ढलानों पर ही मतलब क्या कर सकते थे, बस सकते थे। उन स्थल युग्मों की पहचान कीजिए जहां नवपसान कालीन हड्डियों के औजार बहुतायत मात्रा में मिले हैं। आपको बिहार का चिरान, ठीक है, और कश्मीर का ब्रूज हॉर्न, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चिरान से जो हड्डी जो मिली है ज्यादातर हिरन के सिंग से बने हुए हड्डी जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चिरान चिरान की बात करते हैं, बिहार के किस जिला में चिरान आपको देखने को मिलता है, चिरान किस जिला में है, ठीक है, बिल्कुल। कहाँ पे मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे सारण में मिला है, ठीक है। यहाँ के जो बात करेंगे, यहाँ के जो हथियार जो मिले क्या चीज के बने हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान है, हिरन के सिंग के हड्डी के बने हुए, ठीक है। हिरन के सिंग के बने हुए हथियार जो है आपको यहाँ से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे दिया भी होगा, ठीक है। भारत में हड्डियों के पर्याप्त औजार सबसे अधिक प्राप्त होने वाला स्थान चिरान है, जो पटना के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिरन के सिंग से बने औजार इस क्षेत्र में बहुतायत में पाए गए हैं, जिसका कारण संभवतः इन क्षेत्रों में पत्थर की कमी भी हो सकता है, तब तो हिरन के सिंग से हड्डी बनाए गए थे। प्रसिद्ध नवपसान कालीन सेनुआर, ठीक है, ध्यान में, सेनुआर बिहार के किस जिले में है, तो सेनुआर जो है मतलब क्या, रोहतास में आपको देखने को मिलते हैं सेनुआर, ठीक है। सेनुआर के ऊपर एक यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो सेनुआर वॉरियर ऑफ सेनुआर करके एक सीरीज है, मनोज वाजपेयी का, देखिएगा बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है, ठीक है। काफी चर्चा था क्योंकि यहाँ पे रथ वगैरह भी आपको देखने को मिला था। तो बिहार के 2 नवपसान कालीन स्थल अत्यंत प्रसिद्ध है, ठीक है, जो कि मतलब चिरांद का जो बिहार के सारण जिले में स्थित है, और दूसरा सेनुआर की बात कैमूर पहाड़ी के इलाके में रोहतास जिले में स्थित है, ठीक है। दोनों का दोनों नवपसान कालीन स्थल है। सेनुआर और मतलब क्या है, ये पूछ सकता है, ठीक है। सेनुआर ध्यान रखिए रोहतास में पड़ता है और चिरांद बिहार में पड़ता है, दोनों के दोनों कैसा था, नवपसान कालीन क्या है, स्थल है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा तारादी की बात करेंगे तो गया जिला भी बिहार में स्थित इस काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में कब्र के मृतक के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य आपको देखने को मिला है, तो ये आपको कहाँ पे, तो बुर्ज होम में देखने को मिलता है, ठीक है। बुर्ज होम की बात करेंगे तो कश्मीर में श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तरी पश्चिमी में स्थित बुर्ज होम भारत का महत्वपूर्ण नवपसान कालीन स्थल है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, रूखी भूरी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। दिलचस्प बात यह भी है कि बुर्ज होम में मृतक के साथ उनकी कब्र में पालतू कुत्ते को दफना दिया जाता है, ठीक है। ऐसा भारत में किन्हीं अन्य नवपसान कालीन स्थल से ऐसा साक्ष्य प्राप्त आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित त्रामपसान संस्कृतियों के बारे में विचार कीजिए, ठीक है। काथा संस्कृति, त्रामपसान, जोरवे संस्कृति, अरहर संस्कृति, मालवा संस्कृति। अब इनका क्रम में सजाना है, कौन सा क्रम में कौन कौन है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका आंसर क्या है, सी है। मतलब सबसे पहले क्या हो जाएगा, सी। सबसे पहले आहार संस्कृति, उसके बाद काथा संस्कृति आएगा, उसके बाद आपका मालवा है सबसे बाद में, ठीक है। जोरवे सबसे बाद में आएगा, ठीक है। इस सबका कालक्रम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आहार संस्कृति की बात करेंगे तो त्रामपसान कालीन संस्कृति ये 2100 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास मतलब क्या होती है, डेवलप होती है। देखिए, तो ये सजाने के लिए आपको नहीं पूछेगा, लेकिन इसका जगह जरूर पूछता है। तो आहार संस्कृति की बात करेंगे ना, तो बनास घाटी में आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, ठीक है।
बनास घाटी राजस्थान में आहार संस्कृति आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं कायथा संस्कृति। ये त्राम कालीन संस्कृति कहाँ पे मिलेगा? कायथा संस्कृति तो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं मालवा संस्कृति की बात करेंगे तो मालवा संस्कृति कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको मध्य प्रदेश में आपको मालवा संस्कृति देखने को मिलेगा। अब आते हैं जोरवे संस्कृति की बात करेंगे तो जोरवे संस्कृति आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, जो कि सबसे बाद का है, 1400 से 700 ईसा पूर्व का है। ठीक है, ईसा पूर्व में तारीख क्या होता है? कम होते चला आता है, जितना कम रहेगा उतना ही नवीनतम माना जाता है। ठीक है, तो आहार संस्कृति बनास घाटी राजस्थान याद रखेंगे, कायथा की बात करेंगे मध्य प्रदेश है, मालवा की बात करेंगे मध्य प्रदेश है, जोरवे संस्कृति की बात करेंगे तो महाराष्ट्र है। अब आते हैं, फिर से मिलान करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पांडु राजर धीबी गणेश्वर, ठीक है, एरन, उसके बाद बात करेंगे इमाम गांव, तो कहाँ पे पड़ता है? ठीक है, तो एरन की बात करेंगे तो एरन तो है मध्य प्रदेश में होगा, इमाम गांव महाराष्ट्र में होना चाहिए। पांडु राजा धीबी देखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, गणेश्वर बिहार में। हाँ, एक गणेश्वर बिहार में। ठीक है, पांडु राजा धीबी की बात करें पश्चिम बंगाल में, गणेश्वर राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। एरन मुझे पता था, क्योंकि ये दो मुझे पता था। इमाम गांव महाराष्ट्र में है। ठीक है, एरन की बात करेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, गणेश्वर आपको कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में है। अब पांडु राजा धीबी की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी है, टिक लगाना था। हालांकि आप इसको छाट के बना सकते थे, क्योंकि सारा तो याद करना संभव नहीं था। तो एरन अभिलेख तो मध्य प्रदेश के पता ही आपको, मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त होता है। यहाँ पे सती प्रथा का साक्ष्य आपको देखने को मिला है। ठीक है, वो तो है। इमाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता ही है। ठीक है, गणेश्वर राजस्थान में है और पांडु राजा धीबी पश्चिम बंगाल में आपको है। ठीक है, ये इमाम गांव इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ के चूल्हे और वृत्ताकार गड्ढेनुमा मिट्टी के घरों की खोज की गई है। ठीक है, एरन की बात करेंगे तो उसमें कुछ दिया नहीं है। गणेश्वर का कई इंपॉर्टेंट है, यह स्थल मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति के तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। गणेश्वर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अब पांडु राजा धीबी की बात करेंगे तो कुछ समय बाद यहाँ ताम्रपाषाण संस्कृति का विकास हुआ था। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, महाराष्ट्र के जोरवे संस्कृति का विकास मुख्यतः परवरा नदी के किनारे हुई। ठीक है, ध्यान में रखना, कौन सा? परवरा नदी के किनारे। जोरवे संस्कृति का विकास 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक के हुआ। इस संस्कृति पर दक्षिण में नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी विद्यमान पाए गए। जोरवे संस्कृति सबसे बड़ा स्थल की बात करेंगे नेवासा है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान में रखिएगा, इसका 1 और 3 की बात करेंगे, बहुत सही है। ठीक है, पहला वाला जोरवे संस्कृति की बात करेंगे तो जोरवे संस्कृति का विकास परवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में आपको हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे आखिरी जगह, क्या नाम है उसका? दामाबाद। क्या नाम महाराष्ट्र में? दामाबाद ही है ना, वो परवरा नदी के किनारे ही है। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा भी सही हमारा। ठीक है, इस संस्कृति में दक्षिण के नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी शामिल है। जोरवे संस्कृति के विकास 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 को हुआ, तो ये गलत है, क्योंकि जोरवे संस्कृति का विकास कब से कब तक होता है? 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न है, जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल नेवासा नहीं होगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा स्थल की बात करेंगे तो दायमाबाद था। ठीक है, ध्यान रखिए, दायमाबाद है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे, ठीक है, कौन सा? दक्षिणीय स्थल है। ठीक है, और जो कि किस नदी पे है? पारवरा नदी पे। ठीक है, जिसके बारे में हमने चर्चा भी किया था। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ से क्या मिला? सिंधु घाटी सभ्यता की बात, यहाँ से क्या मिला है? तो रथ मिला है। क्या मिला था? दामाबाद से क्या मिला है? रथ। ठीक है, चलिए आप चलेंगे, किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल के लोग विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे बेर, अलसी, कपास, राई, बाजरा, ठीक है, मोटे अनाज आदि का उत्पादन बहुतायत करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, नबदा टोली, कौन सा स्थल था? नबदा टोली। ठीक है, नबदा टोली कहाँ पे पड़ता है? ध्यान में रखेंगे, नबदा टोली जो था महाराष्ट्र में। नबदा टोली, नबदा टोली एमपी में होना चाहिए। चेक कीजिए तो नबदा टोली कहाँ पे है, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, गूगल करके बताइए जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र दिया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे मतलब बेर, अलसी, कपास, राई, बाजरा, मोटे अनाज आदि का उत्पादन बहुतायत किया जाता था। मिला आंसर नबदा टोली का क्या है? मिल जाएगा तो बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तब तक हम भी रुकते हैं 10-15 मिनट तक। चेक कर लीजिए, 15-20 मिनट समय है अभी। सर मध्य प्रदेश। हाँ, रील दे एक्सपर्ट है ना आप लोग, रील में तो खूब उंगली चलता होगा, लेकिन जब भी बोलेंगे काम का चीज देखने के लिए तो सब एकदम मौन हो जाता है ना। मध्य प्रदेश में पढ़ता हूँ, हमें बोला उससे गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस रामप्रसादकालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है? ठीक है, तो सिनवार तो आपको रोहतास में पड़ता है, सोनपुर भी आपको बिहार में, ताराडीह आपको गया में पड़ता है, खैराडीह आपको बिहार में नहीं है। ठीक है, कौन सा मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये कहाँ पे? गया में है। सोनपुर तो सोनपुर में ही है। ठीक है, सिनवार की बात करेंगे तो रोहतास में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? रोहतास में पड़ता है। ठीक है, एक चिरांद भी है, तो चिरांद की बात करेंगे। चिरांद कहाँ पे है? तो चिरांद आपका सारण में पड़ता है, चिरांद। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट जगह है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक चेचर है। ठीक है, ध्यान में रखिए, एक चेचर, ये भी नापसंद का लिए। ठीक है, वैशाली में पड़ता है चेचर, ये हाजीपुर के पास का जगह है चेचर। ठीक है, तो इसे इंपॉर्टेंट रखिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं केबीसी नैनो में फिर पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, खैराडीह आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, और ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब चलते आगे। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो रामप्रसाद कालीन लोग मवेशी जैसे भेड़ बकरी आदि का पालते थे और उन्हें आंगन में बांधते। उन जानवरों का उपयोग दूध एवं गव उत्पादों के लिए किया जाता था। ठीक है, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। उन जानवरों का भी गलत लिया होगा ना, आर गलत है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन की बात करेंगे सही है, और दूसरा वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो गलत है। ठीक है, क्योंकि रामप्रसादकालीन लोग जो थे मवेशी जैसे भेड़ बकरी आदि पालते थे, उन्हें आंगन में तो बांटते थे, उन जानवरों का उपयोग दूध एवं गव उत्पाद के लिए किया जाता था। गलत है। ठीक है, क्यों करते थे? अब यहाँ पे देखेंगे, इसको समझते हैं। ठीक है, रामप्रसादकालीन संस्कृति की भी अपनी सीमाएं थी। ऐसे अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि रामप्रसादकालीन लोग मवेशी जैसे भेड़ बकरी आदि को पालते था, उन्हें आंगन में बांधते थे। पर पालतू जानवरों का उपयोग खाने के लिए होता है। ठीक है, न कि मतलब क्या होता था, दूध एवं गव उत्पादों के लिए। ठीक है, इस्तेमाल नहीं होता था, मतलब क्या करते थे, उनको खाने के लिए करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता का उत्तर पूर्व में विस्तार मेरठ उत्तर प्रदेश में है, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो पूर्वी विस्तार मेरठ में हिंडन हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, अभी तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों की पहचान की जा चुकी है। हड़प्पा सभ्यता ईसा पूर्व की तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दी की दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता संस्कृति है। ठीक है, हड़प्पा नामक, ठीक है, हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 2 3 तो सही है, बाकी ये हड़प्पा नामक स्थल की बात करेंगे तो सिंध प्रांत में नहीं है। कहाँ पे पड़ता है हड़प्पा नामक स्थल? कहाँ पे पड़ता है? पंजाब प्रांत में। कहाँ पे है ये? पंजाब में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान के कहाँ पे? पंजाब में। ठीक है, न कि मतलब क्या है, सिंध में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नहीं बल्कि पंजाब के प्रांत में। ठीक है, और हड़प्पा का क्षेत्रफल बता सकते हैं? हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्रफल कितना है? एग्जैक्ट पता है किसी को? 3 लाख। बहुत सुंदर स्माइल, बहुत सुंदर। 13,99,000। ठीक है, 600 किलोमीटर। ठीक है, अप्रोक्स में कितना है? 14 लाख किलोमीटर। ठीक है, 13,99,600 किलोमीटर हड़प्पा सभ्यता के क्या है, इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका उत्तर पूर्व विस्तार की बात करेंगे मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी पे। दक्षिण की विस्तार करेंगे महाराष्ट्र में दैमाबाद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पश्चिम में कहाँ पे? शुद्का का इंदौर हो जाएगा। दासक नदी के किनारे को कौन सा दिशा बच गया? उत्तर में कहाँ पे होगा? ठीक है, उत्तर में मांदा के किनारे पड़ता है, कश्मीर में। ठीक है, अखनूर के आसपास। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब चलते आगे। और सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो पहली जगह जो खोजी गई थी ना, हड़प्पा ही था, तो डेट मीन्स इसका नाम हड़प्पा ही पड़ गया। ठीक है, कालीबंगा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बनावली राजस्थान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, धौलावीरा कालीबंगा गुजरात में है। राजस्थान में पड़ता है सर, कालीबंगा उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है। हाँ ये गलत है, कालीबंगा उत्तर प्रदेश में, केवल इसमें महाराष्ट्र से ही लग रहा है, इसमें मिलान कर, अरे यार मिलान करना है। ठीक है। चलिए, कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। बनावली की बात करेंगे हरियाणा में पड़ता है। आलमगीरपुर की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। धौलावीर आपको कहाँ पे? गुजरात की तरफ, गुजरात में पड़ता है। दाइमाबाद की बात करेंगे महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। कालीबंगा राजस्थान में मिलता है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़िया। ठीक है, बनावली की बात करेंगे हरियाणा में पड़ता है। आलमगीर पीर आपको पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। धौलावीरा पड़ता है गुजरात में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये आपको दाइमाबाद की बात करेंगे महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप क्या था? बताइए। 118871 243 ये लग रहा है मेरे को सही। हाँ ठीक है, हाँ यही है। वही। याद नहीं था लेकिन इसके 1188 है। ठीक है, 701 है और 243 है। ठीक है,
ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये तो ये क्या बात करेंगे तो ये क्या है, स्नानागार है, ठीक है। स्नानागार जस्ट लाइक ए स्विमिंग पूल, देखिए स्विमिंग पूल से बहुत बड़ा है, ठीक है। साथ में इसमें प्लास्टर वगैरह भी किया हुआ, तो उतरने के लिए सीढ़ियां लगी हुई थी, ठीक है। साथ में महिला और पुरुष को कपड़े बदलने के लिए भी जगह थे, और इतना बड़ा स्नान करने की क्या आवश्यकता होती थी, बोला जाता जब रिचुअल होते थे, तो धार्मिक कर्म कांड होते थे, लोग यहाँ पे सामूहिक स्नान करते थे, ठीक है। हमारे भी रिलीजन में सामूहिक स्नान करने की बात कही करते हैं ना, गंगा स्नान से लेके बहुत सारा स्थल पर लोग सामूहिक स्नान करते कि नहीं करते, तो वहां पर भी जो धार्मिक कार्य जब होते होंगे तो वहां पे सामूहिक स्नान करने की प्रथा थी। ये काफी बढ़िया बनाया गया था, ठीक है। इसकी लंबाई 12.88 मीटर लंबाई थी, 7.01 मीटर चौड़ाई थी, ठीक है। ध्यान रखें 2.43 मीटर इसकी क्या थी, गहराई भी थी, ठीक है, ध्यान में रखना। अरे किधर में लगा दिया इसको, सॉरी, ठीक है। 11 मतलब सही है, मतलब ये गलत हो गया यहाँ पे, ये 11.88 होना चाहिए, ठीक है। 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई या 2.43 मीटर इसकी क्या थी, गहराई थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ, फिर से इसको महान स्नानागार कहा गया था, ठीक है। ये ईंटों से बनी हुई थी, साथ में सीमेंट का भी प्रयोग किया गया था ताकि पानी बाहर न जाए। कालीबंगा के डैश हिस्सों में ईंटों के चबूतरे हैं जिसका इस्तेमाल अनानागार के लिए किया जाए। अनानागार समझते हैं ना, इसको धान कोठारी बोलते थे, ठीक है। अन्न कोठारी या फिर धान कोठारी कह लीजिए। किन्हीं घर में अभी भी आप देखिएगा, पुराना समय का मतलब क्या होता था ना, एक बड़ा सा धान कोठारी बनाया जाता था जिसको मिट्टी उट्टी से क्या कर, लकड़ी का बना होता था, मिट्टी उट्टी से लेप देते थे और उसके नीचे से अनाज को निकलने वाला होता था, ठीक है। वहां पर भी ऐसा था, हालांकि वह ईंटे के चबूतरे से धान कोठारी जो था बनाया गया था, ठीक है। एक मिनट, जिसका इस्तेमाल अनानागार के लिए होता था। कहाँ से प्राप्त हुआ है ये, ठीक है, तो ध्यान रखिए दक्षिणी स्थल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। हड़प्पा स्थलों में एक महत्वपूर्ण विशेषता अनानागारों का साक्ष्य प्राप्त होता, लगभग इसी प्रमुख स्थलों से विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। राजस्थान के कालीबंगा के दक्षिणी हिस्से से ईंटों के चबूतरे जिसका इस्तेमाल अनानागार के रूप में किया जाता था। अब अनानागार का मतलब जाहिर सी बात है, क्या लोग क्या करते थे, जो अनाज जो थे उसको स्टोर करते थे। अनाज को स्टोर करने से एक बार पता चलता है, अनाज को इसलिए स्टोर करते थे तो हो सकता है कहीं यहाँ पे सूखा आ जाता होगा, कहीं यहाँ पे क्या होता है बाढ़ आ जाता होगा, तो इन सब कारणों से मतलब क्या करना पड़ता होगा, तो इनको मतलब क्या करना पड़ता होगा, अनाजों का मतलब क्या करना पड़ता होगा, स्टोर करना पड़ता होगा, ठीक है। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है, ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, पूरा पाषाण काल आएगा, ठीक है। पूरा पाषाण काल में लोग पत्थर का प्रयोग करेंगे, बड़ा बड़ा पत्थर होगा। मध्य पाषाण में भी लोग पत्थर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आएगा नव पाषाण काल, ठीक है, ये पत्थर की आकृति छोटी होती जाए। उसके बाद ताम पाषाण काल, जोरवे संस्कृति वगैरह जो था ताम पाषाण काल के। उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता आता है, अब फिर आता है लौह युगीन, ठीक है। उसके बाद हम लोग लोहा का प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन लौह युगीन सभ्यता में प्रवेश करने के साथ ही कांस्य का प्रयोग होना पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाता, साथ साथ होते रहता है। हालांकि कांस्य का प्रयोग कम हो जाता है, न कि पूरी तरीके से बंद हो जाता है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम पाषाण, कांस्य युगीन, लौह युगीन, ठीक है, ध्यान में रखना। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज की गई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज 1853 में की गई थी। हालांकि इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, इसका लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक लिपि है। कैसी है, भाव चित्रात्मक। और यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ था, पिक्टोग्राफ का प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पिक्टोग्राफ। अब बोलोगे सर पिक्टोग्राफ क्या होता था, जैसे भाव, पिक्टोग्राफ जस्ट लाइक एक तरह का भाव होता था, ठीक है। कैसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए किसी को बताना है से मुझे पानी चाहिए, ठीक है, तो सपोज डेट कैसे हम लोग बोलते हैं, अगर कोई आदमी नहीं बोल सकता है, बच्चा को देखिएगा पानी नहीं, तो वो ऐसे करके मुंह में ऐसे करके पीने का इशारा करके बताएगा, ठीक है। मतलब भाव के द्वारा मतलब चीजों को प्रकट किया जाता था उस लिपि में। भाव का मतलब बहुत सारे चीजें तो मिली है, लेकिन भाव के माध्यम से, ठीक है। और 1853 से लेके, ठीक है, 1923 तक, ठीक है, सारे लिपियों की खोज कर ली गई। हालांकि अभी तक किसी भी लिपि को प्रयोग नहीं, मतलब पढ़ा नहीं जा सकता। कुछ विद्वानों ने इसे प्रोटो द्रविड़ भाषा के साथ जोड़ने का प्रयास किया, तो कुछ ने इसे संस्कृत के साथ, तो कुछ अन्य विद्वानों ने सुमेरियाई भाषा के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन इनमें से कोई भी अध्ययन संतोषजनक नहीं पाया गया, ठीक है। सुमेरिया की सभ्यता की बात करेंगे, पहली ऐसा सभ्यता थी जहां पे लिपि का विकास हुआ था, ठीक है। तो सुमेरिया का सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जिसमें सबसे पहले लेखन शैली का विकास हुआ था, ठीक है। कौन सी सभ्यता, तो सुमेर का सभ्यता, सुमेरिया का सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बीच में व्यापारिक गतिविधियों के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में हड़प्पाई सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ, तो मेलुहा कहते थे। क्या बोलते थे, मेसोपोटामिया। बोलोगे सर मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे है, तो ये इराक, ठीक है, इराक और ईरान के जो आसपास का जो क्षेत्र जो है वहां पे आपको, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सभ्यता आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। और वहाँ के जो वहां से व्यापार होता था और वहाँ के जो लिपि जो प्राप्त हुई है, तो वहां पे मतलब इसको मेलुहा कहा गया, ठीक है।
ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मेसोपोटामिया का सभ्यता की बात की संबंध से लेकर दस्तावेज भी प्राप्त होते हैं, जहां पे ऐसे एक दस्तावेज में 2550 ईसा पूर्व के आसपास के समय के इस दस्तावेज मेलुहा के साथ व्यापार संबंधों की चर्चा की। ज्ञात हो कि मेलुहा सिंधु क्षेत्र का वह प्राचीन नाम था जिसका प्रयोग मेसोपोटामिया दस्तावेजों में किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। उन दस्तावेजों दिलमुन और मकन नामक दोनों मध्यवर्ती, ठीक है, व्यापारिक क्षेत्र का भी मतलब नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, जो कि मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में मतलब क्या था, स्थित था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पे, ठीक है, ध्यान रखिए, 3 सिंग वाले सिर एक योगी की मुद्रा चित्रित है, जिसके पास कुछ पशुओं के चित्र भी उत्कीर्ण किए गए हैं, ठीक है। उन पशुओं में किस पशु का चित्र उन मोहरों पे नहीं पाया गया, ठीक है, तो बैल नहीं पाया गया, ठीक है, बाकी हिरन है, हाथी है, गेंडा, ठीक है। मुहर का प्रयोग होता था, ठीक है, क्या होता है, मुहर। मुहर जो था एक विशेष प्रकार के स्टेराइट नामक एक जो था ना धातु था, उससे मतलब मुहर जो था, मुहरे जो थी बनाई जाती थी, ठीक है। और मुहर जो होती थी पहचान के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। मैं इंडा आप पढ़ेंगे 11th क्लास का जो चैप्टर जो पढ़ेंगे तो मुहर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ। विभिन्न प्रकार का मुहर होते थे, विभिन्न प्रकार के जानवर का मुहर होते थे, ठीक है। पशु के मुहर बनाए जाते, पंछी के मुहर बनाए जाते थे, बहुत तरह के मुहर आपको देखने को मिलता था। उसकी आकृति भी जो थी फिक्स नहीं थी, हालांकि ज्यादातर मुहर जो मिले हैं चाकोर और आयताकार ही मिले हैं, ठीक है, लेकिन आकृति पूरी तरीके से फिक्स नहीं होती थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में कुछ मुहरों पे, ठीक है, 3 सिंग वाले योगी की ध्यानावस्था में चित्र प्राप्त हुए। विद्वानों ने इस योगी की समानता पशुपति महादेव से स्थापित करने का प्रयास किया है, ठीक है। इस देवता के पास एक हाथी, एक शेर, एक गेंडा और सिंहासन के नीचे एक भैंसा का भी चित्रण देखने को मिला। कौन कौन है, तो ध्यान रखेंगे, एक शेर है, एक हाथी है, एक गेंडा है और सिंहासन के नीचे क्या है, भैंसा है, ठीक है। तो मतलब क्या, पशुओं का स्वामी पशुपति इनको माना गया, और इससे हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, तो महादेव से इनको कनेक्ट कर देते हैं, पशुपति नाथ से, ठीक है। लेकिन यहाँ बैल की चित्रित नहीं किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे कांस्य निर्मित एक अर्धनग्न महिला नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से प्राप्त हुआ, तो ध्यान रखेंगे, तो ये आपको ये सही लिया गया, कांस्य निर्मित अर्धनग्न, ठीक है। नर्तकी का मूर्ति हड़प्पा से मोहनजोदड़ो होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर डांसिंग, सर हड़प्पा ही होगा ना, डांसिंग लेडीज जो मिलती है ब्रोंज वाली, हड़प्पा ही होता है, मोहनजोदड़ो नहीं है। एक बार इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को धातु कर्म की अच्छी तरह से ज्ञान था, मतलब धातु कर्म का ज्ञान था, तब इन्होंने कांस्य बना दिया, मोहनजोदारो बता रहा, वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मोहनजोदड़ो ही होना चाहिए इसका आंसर, वो चेक कर लीजिए, मोहनजोदड़ो होना चाहिए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को धातु कर्म भी अच्छी जानकारी थी। सर डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज मोहनजोदारो, ठीक है। कि केंद्रों से धातुओं के पत्थरों पर निर्मित मूर्तियां भी प्राप्त हुई, ठीक है। इसके अंतर्गत हड़प्पा नामक स्थल से कांस्य निर्मित एक महिला नर्तक की मूर्तियां भी प्राप्त हुई। तो धातुओं के मूर्तियों का सबसे अच्छा उदाहरण है वो महिला नर्तक सिर्फ एक हार पहने हुए, ठीक है, बाकी नग्न अवस्था में, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, क्यों पता इसका आंसर क्या हो सकता है, कहीं आर्य शर्मा में इसका हड़प्पा दिया हो, ठीक है। आर्य शब्द किस पांच का संकेत है, ठीक है। आर्य शब्द की बात करेंगे तो उच्च, ठीक है, मतलब हायर एलाइट क्लास का बात करेंगे तो कल्चरल समुदाय था, ठीक है, सांस्कृतिक समुदाय। अपने आप को आर्य श्रेष्ठ मानते थे, क्या मानते थे अपने को, श्रेष्ठ, क्या मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, श्रेष्ठ। अब देखेंगे यहाँ पे क्या था, तो भारत में हम आर्यों को ऋग्वेद से जानते हैं। इस ग्रंथ में आर्य शब्द कुल 12 है, ठीक है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितना बार देखने को मिला है, तो 36 बार आपको आर्य शब्द का आपको प्रयोग देखने को मिला है, ठीक है। और सामान्यतः एक सांस्कृतिक समुदाय का परिचायक भी है। ऋग्वेद भारोपीय, ठीक है, भारोपीय समझ रहे हैं, मतलब भारत और यूरोप के, मतलब इसीलिए यूरोप का जो यूरोपियन लैंग्वेज महिला है ना डांस वाली, ये इसको बोल रहा है सिर्फ एक हाथ हार पहने हुए, बाकी नग्न अवस्था में। तो डांसिंग गर्ल नग्न अवस्था में थोड़ी है, डांसिंग गर्ल बिल्कुल नग्न अवस्था में ही है, ठीक है, नग्न अवस्था में ही है, ठीक है। मैं फिगर भेज दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऋग्वेद की बात करेंगे, भारतीय भाषा जैसे भारत और यूरोपीय, ठीक है, भारतीय और यूरोपीय भाषाओं का मतलब क्या देखने को मिलता है, संगम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यही रीजन है, जैसे संस्कृत शब्द का बहुत सारा शब्द जो है अंग्रेजी से आपको देखने को मिलता है। मातृ से मदर बन गया, ठीक है, भातृ से भ्राता से ब्रदर बन गया, ठीक है। तो बहुत सारे शब्दों में आपको समानता आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, आर्यों की जो भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा है, ठीक है। यूरोपियंस की बात करें तो भी आर्यों के ही मतलब मूल माने जाते हैं, ठीक है। जर्मनी का तो पूरा आर्यकरण ही हुआ है, ठीक है। हिटलर भी जो था आर्यों का मतलब क्या मानता था, उत्कृष्ट जाति मानता था, ठीक है, समुदाय मानता था।
सूची 1 भारतीय भाषा से जुड़े अभिलेख तथा सूची 2 की बात करें उनकी प्राप्ति का स्थान है। सुमेलित की जाए सूचियों के दिए गए कूट सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए मितानी अभिलेख कहाँ से मिला है? हित्ती अभिलेख, हितीत अभिलेख और कस्तित अभिलेख। ठीक है, देखता हूँ मितानी तो मुझे पता है, बाकी दो का मुझे भी जानकारी नहीं। ठीक है, देखता हूँ इसका क्या है। तो आप देखोगे यहाँ पे हितीत अभिलेख की बात करेंगे तो यहाँ पर तुर्की, ठीक है, तुर्की या पूर्व में तुर्की के अनातोलिया भी कहा जाता था। ठीक है, अनातोलिया का पठार पता ही होगा आपको। कस्तित की बात करें तो इराक से आपको मिला है। ठीक है, इसको पहले मेसोपोटामिया के नाम से भी जानते थे। ठीक है, बात करें मितानी की बात करेंगे तो आपको सीरिया था। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दजला और फरात नदी के, बहुत सुंदर। ठीक है, क्या है? दजला और फरात नदी के किनारे क्या था? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी विकसित हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। यहाँ का एक शासक था। ठीक है, इसी के आसपास के शासक था, हालांकि बेबीलोन का शासक था हम्मुराबी। ठीक है, इसी के आसपास बेबीलोन पड़ता है, ईरान के आसपास का इलाका, वहां से था हम्मुराबी। इसने बोला था जैसे को तैसा, मतलब उसने एक नया सा अपना एक कानून ही बना दिया था। ठीक है, अगर तुम्हारा किसी ने हाथ काट दिया तुम भी उसका हाथ काट दो, किसी ने तुम्हारा सर फोड़ दिया उसको तुम भी सर फोड़ दो, किसी ने तुम्हारा आंख फोड़ दिया तो तुम भी उसको आंख फोड़ दो। इसको बोलते हैं हम्मुराबी संहिता। ठीक है, कानून का एक नया दस्तावेज पेश किया था। बेबीलोन का शासक था जिसका नाम था हम्मुराबी। इसी सभ्यता के आसपास विकसित होती है। बेबीलोन की सभ्यता की बात करेंगे, मेसोपोटामिया के सभ्यता का एक हिस्सा था। कथन 1 फिर से इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हित्तित की बात करेंगे तुर्की से संबंधित है, कश्मीर की बात करेंगे इराक है। ठीक है, और मितानी की बात करेंगे, मितानी सीरिया से संबंधित है। ठीक है, आप चलेंगे कथन 1 और कथन 8 पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इंडो आर्यन समुदाय के लोग कबीलाए और गैर कबीलाए संघर्ष में हर जगह सफल है। इंडो आर्यन समुदाय कबीलाई और गैर कबीलाई संघर्ष में सफल है। इंडो आर्यन के पास अश्वयुक्त रथ, कवच और मतलब बेहतर हथियार है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही था। जब आर्यन जब यहाँ पे आए, हालांकि इस थ्योरी को एनसीईआरटी ने हटा दिया है, तो कम ही विवादित थ्योरी है। मतलब इसको कहा जाता है आर्यन जब भारत में आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे समुदाय के लोग रहते थे। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी रही थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे लड़ाकू नहीं थे, उनके फाइटर्स नहीं थे, उनके पास हथियार भी नहीं थे। आर्यंस के पास क्या था? घोड़ा था। आर्यन के पास क्या था? हथियार था। उनके पास क्या था? रथ भी था। उन्होंने मतलब कत्लेआम किया, यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और भारत का आर्याकरण किया गया। ठीक है, हालांकि अभी एनसीईआरटी पे विवाद हुआ, तो एनसीईआरटी के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बोला भाई साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, आर्यन लोग जरूर आए थे, और मतलब ऐसा नहीं कि यूरोप से आए थे, भारत के ही किसी हिस्सा में थे, वहां से आए और यहाँ पे मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ। ना कि उन्होंने मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे मतलब यहाँ पे कबीलाई जो थे उनको मतलब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा भी माना गया। तो यही रीजन है, इंडो आर्यन समुदाय के लोग संघर्ष में हर जगह सफल है, क्योंकि उनके पास पश्चिमी एशिया और ठीक है भारत में पहली बार प्रयोग किए जाने वाला अश्वयुक्त रथ थे। संभवतः आर्य सैनिकों के पास कवच और बेहतर हथियार भी थे। निम्नलिखित में से ऋग वैदिक संस्थाओं पर विचार करना है, तो ध्यान में रखेगा। तो ये सभा तो था, ठीक है, और ध्यान में रखेंगे विधत भी था। ठीक है, समिति आगे चल की बनती है, तो ध्यान में रखना इसमें महिलाएं जो थी भाग लेती। ठीक है, सभा में भाग लेती थी, और विधत में जो थी महिलाएं जो थी पार्टिसिपेट कर सकती। ठीक है, समिति में जो थी महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना सभा की बात करेंगे और विधत की बात करेंगे, इसमें महिलाएं जो थी पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, सभा और समिति। ठीक है, आप देखेंगे सभा जो था आम लोगों का था। किसका था? आम लोगों का, कॉमन पीपल। ठीक है, समिति जो थी भ्रांत लोगों की थी, मतलब इसमें समाज के जो इलाइट क्लास के लोग होते तो वो थे। अब बुजुर्ग लोगों की समिति थी। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पे लिया जाता है। विधत की बात करेंगे, सबसे बड़ी संस्था थी, तो सभा और समिति महिलाएं पार्टिसिपेट कर सकती थी। समिति में सभा और विधत में कर सकती थी, समिति में नहीं कर सकती थी। ठीक है, देखेंगे ऋग्वेद में सभा, समिति, विधत और गण जैसे कई कबीला या नातेदारी आधारित जन समूहों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या होता था? ये विचार विमर्श की संस्थाएं थी, विचार किए जाते थे यहाँ पे, मतलब युद्ध करना है कि नहीं करना है। ठीक है, अगर युद्ध करना है तो युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा, राजा किस प्रकार का होगा, ये सारी चर्चा जो थी यहीं पे की जाती थी। इनमें से कुछ में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन भी होता था। इन संस्थाओं द्वारा सामरिक और धार्मिक आयोजन भी प्रबंध किया जाता था। ऋग्वैदिक उद्गम से स्पष्ट होता है कि सभा और विधत नामक संस्थाओं में महिला भी मतलब क्या कर सकती थी? पार्टिसिपेट कर सकती थी। ध्यान में इसको रखना है। अब चलेंगे आगे, क्या चलेंगे आगे, कौन सा प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में किस अध्याय में देखने को मिला? 10वां। ठीक है, 10वां में आपको पुरुष सूक्त की बात करेंगे। ठीक है, कौन सा? पुरुष सूक्त में
ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक कबीलाय समाज की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो धीरे धीरे सामाजिक स्थिरीकरण और अग्रसर होकर एक जटिल समाज में परिवर्तित होने लगा था। सबसे पहले ईरान की तरह 3 व्यावसायिक समूह, ठीक है, ईरान में 3 व्यावसायिक समूह था, हालांकि जाति पर आधारित नहीं था। एक वहां पे योद्धा होता था, एक पुजारी होता था, एक होता था सामान्य जन का उदय, ऋग्वैदिक समाज के अंतर्गत हुआ। शूद्र नामक चौथा सामाजिक विभाजन ऋग्वैदिक काल के अंत में सामने आया। ठीक है, पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अंतिम अध्याय के 10वें अध्याय के मंडल में किया गया। ठीक है, हालांकि ऋग्वैदिक समाज में सामाजिक स्त्रीकरण कर्म आधारित था, न कि मतलब जन्म आधारित था। मतलब ऋग्वेद में ये शूद्र जो थे ना, वो मतलब क्या थे, कर्म से थे। किससे थे, कर्म से थे, जाति से नहीं थे। आगे चल के उत्तर वैदिक काल में क्या होगा ना, मतलब अगर मान लीजिए जो व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई क्षुद्र है, ठीक है, तो उसके घर में जन्म लेने वाला वो व्यक्ति भले ही संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान क्यों ना हो, लेकिन वो भी क्षुद्र ही कहलाएगा। ठीक है, तो आगे चल के उत्तर वैदिक काल में या फिर पूर्व वैदिक काल में आप देखो, सॉरी उत्तर वैदिक काल में अगर देखेंगे तो मतलब क्या बन जाएंगे, ये मतलब जाति आधारित बन जाएंगे, ऋग वैदिक तक एक कर्म आधारित रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये 3 कैटेगरी तो पहले से था। ठीक है, योद्धा था, पुजारी था, और एक सामान्य जनमानस पहले से था, जो कि ईरान में भी आपको देखने को मिलता था। ये शूद्र का जो कॉन्सेप्ट जो है ना, सबसे बाद में ऐड किया गया। ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किसका उल्लेख किया गया था, समुद्र या फिर जल के देवता वरुण को कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मरुत जो थे आंधी तूफान के देवता थे, इंद्र जो थे वर्षा के देवता थे, और सोम जो थे सोमरस के देवता थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सोम जो थे सोमरस के वनस्पति के देवता थे। सोमरस जो होता था, देखिए 2 तरह का वहां पे पीने वाला पदार्थ होता था, एक बोलते थे सोमरस बोलते थे, एक क्या बोलते थे, एक सूरा बोलते थे। ठीक है, सोमरस था, एक आई थिंक सूरा था। तो सूरा को पीना समाज में, ठीक है, मान्य नहीं था। ठीक है, जो की बात करें सोमरस जो था, ये विशेष प्रकार के वनस्पति से बना जाता था। जब यज्ञ वगैरह जो होता था तो वहां पे सोमरस पान करवाया जाता था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था, इसको विशेष अवसर पे इसको किया जाता था। और सूरा जो था, इसको पीना अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी लोग इसको पीते थे। ठीक है, मतलब अच्छा नहीं माना जाता था। निम्नलिखित कथनों पर पेश आपको विचार कर, ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक लोगों के कृषि का ज्ञान का अभाव था। ठीक है, ध्यान रखें, कृषि का ज्ञान के बारे में विशेष इनको अभाव नहीं था। ठीक है, लेकिन ये पशुपालक समाज के लोग थे, ये बिल्कुल भी सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब ऋग्वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय की बात करें पशुपालन था। हालांकि उत्तर वैदिक में आप जाओगे ना, तो पशुपालन और पशुपालन और कृषि दोनों साथ साथ चलेगा, लेकिन दैट टाइम की बात करेंगे केवल क्या था, पशुपालन था। ऋग्वेद में गाय और बैल के इतने सब प्रयुक्त किए गए हैं कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था को पशुपालन पर आधारित माना गया। ठीक है, उनके अधिकांश युद्ध गायों के लिए होते थे। गाय धन का सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, रूप माना जाता है। ठीक है, और जो युद्ध जो होता था ना, उसको युद्ध को गविष्टि कहते थे, मतलब गायों के लिए, मतलब क्या करना, खोज करना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, वो भी हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द और उनकी संख्या की बारे में, इंद्र का कितना बार, 250 बार, इंद्र 250 बार, अग्नि 200 बार। ठीक है, जनपद का कितना बार है, 2 तो मुझे जनपद, जन का 275 बार। ठीक है, अब 20 हो गया, जनपद हो गया। ठीक है, 2 मुझे याद नहीं, देख लेता हूँ। ठीक है, जनपद तो आपका 0 बार है। ठीक है, ध्यान रखें, 0 बार जनपद है। ठीक है, इंद्र का मैंने 250 बार बताया था, अग्नि 200 बार बताया था, जन का 275 बार बताया। ठीक है, तो यहाँ पे जन तो लगा दिया 275 बार, जनपद आपका क्या है, 0 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और क्योंकि जनपद अभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात है, ऋग्वेद में जनपद का कोई कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, ध्यान भाई, ऋग्वेद में जनपद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता है। जनपद उत्तर वैदिक, अभी क्या है, जन रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, जन रहेंगे। ठीक है, जन रहेंगे, ये सारे कबीला ही है। ठीक है, आपस में लड़ेंगे। ठीक है, आपस में लड़ेंगे, तो एक जन दूसरे जन को जीतना शुरू करेगा, और मोर देन वन जब आपस में मिलेगा तो ये क्या बनेगा, जनपद बन जाएगा। ठीक है, अब जनपद बन गया। ठीक है, अब जनपद भी क्या करेगा, ये भी साम्राज्यवादी होगा, ये भी आपस में लड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे जनपद आपस में बनेंगे, तो क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा महाजनपद बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके के साथ है। ऋग्वेद में जनपद तो था ही नहीं, तो 0 बार होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 20 की बात करें तो 170 बार युद्ध की दृष्टि से ग्रामों या छोटे कबीलाई इकाइयों के क्षेत्र में विभाजन होता था। ऋग्वेद में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है, तो सर्वाधिक पवित्र की बात करेंगे तो सरस्वती नदी की माना गया। हालांकि सबसे अधिक नाम किस नदी का है, तो सर्वाधिक का नाम जो है सिंधु नदी का नाम जो है सर्वाधिक बार है, लेकिन अब सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया। ठीक है, बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, सिंधु नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। ठीक है, गंगा की बात करेंगे तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, हालांकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। ठीक है,
गंगा में उतना महत्व नहीं था, मात्र एक बार उल्लेख किया गया गंगा का। कुंभा की बात करेंगे तो अफगानिस्तान में बहने वाली नदी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और भी बता देता हूँ। हाँ, ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमा, ठीक है, नदी तमा या फिर नदियों में सबसे पवित्र नदी कहा गया। ठीक है, इसको बात करेंगे, इसके पहचान मुख्य रूप से हरियाणा और राजस्थान में घग्गर हाकरा के साथ की जाती है। लेकिन इसके ऋग्वैदिक वर्णन से पता चलता है कि दक्षिण में अफगानिस्तान की अवेस्ता नदी, ठीक है, हरखावती है, जिसका वर्तमान नाम हेलमंद है। यहीं से सरस्वती नाम भारत में आया था। ठीक है, तो अफगानिस्तान में भी वर्तमान हेलमंद नदी आपको देखने को मिलता है। ये भी आपको ऋग्वैदिक नदी है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक जनपद अपने दार्शनिक राजा और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उत्तर वैदिक जनपद अपने दार्शनिक राजाओं, ठीक है, और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका आंसर देखता हूँ, आई थिंक अवंती है। पंचाल। ठीक है, पंचाल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित पंचाल जनपद साम्राज्य अपने दार्शनिक राजाओं, ठीक है, प्राचीन धर्मशास्त्रियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह जनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के बरेली, ठीक है, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले में आपको फैला हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये पंचाल जो था इसका सही आंसर हुआ। ऋग्वेद में किस वेद में श्लोक के साथ पाठ किए जाने वाला अनुष्ठान भी सही है? यजुर्वेद है, जो कि आपको गद्य और पद्य दोनों में आपको देखने को आपको मिलता है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कौन सा? यजुर्वेद। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करें यजुर्वेद की, बात करेंगे तो ध्यान रखें, यजुर्वेद में न केवल श्लोक है बल्कि उनके पाठ किए जाने वाले अनुष्ठान भी बताए गए हैं, जो उस वक्त के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश की स्थिति से अवगत कराते हैं। ठीक है, सामवेद की बात करेंगे तो इस वेद में ऋग्वेद के सूक्तों को सुनकर उनका संशोधित संग्रह किया गया ताकि उसे लयबद्ध करें। ठीक है, गे मतलब गाय युग बनाया जाता है। सामवेद में मुख्यतः बात भारतीय संगीत का पिता कहा जाता है, मतलब भारतीय संगीत का सबसे प्राचीनतम स्रोत है और मुख्य लय में इसको गाते थे। ठीक है, अथर्ववेद की बात करेंगे, इस वेद के जरिए हमें अनार्यों के विश्वासों और प्रथाओं के विषय में भी आपको जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक जनपदों पे सही विचार कीजिए। ठीक है, क्या करना है? जनपदों पे उपयुक्त में से कहां ईसा पूर्व 600 के आसपास उपनिषदों का संकलन किया गया? ठीक है, कुरु, वत्स, अवंती, पंचाल, मगध, विदेह, मत्स्य, गंधार। ठीक है, क्या है? गंधार। तो बात करेंगे इसका आंसर जो लिया आपको सी। ठीक है, मतलब सी की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4, मतलब क्या है? पंचाल में और आपको, ठीक है, विदेह में। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या किया गया, तो उपनिषद का संकलन किया गया। ठीक है, और यहाँ के राजा जो थे वो दार्शनिक कहलाते थे। विदेह के राजा की बात करेंगे, वो भी जनक थे, वो उनको भी दार्शनिक राजा ही कहा जाता है। ठीक है, वैदिक काल के अंत में पौरोहित्य के वर्चस्व, पंथों और अनुष्ठानों के प्रभाव का कड़ा विरोध हुआ था। ठीक है, खास करके पंचाल और विदेह की धरती पर। पंचाल और विदेह की धरती पर 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। इन दार्शनिक ग्रंथों के अनुष्ठानों की आलोचना की तथा सही मत एवं ज्ञान के मूल्यों पर जोर दिया। उपनिषदों ने इस बात पर जोर दिया कि आत्मा एवं स्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आत्मा एवं ब्रह्म के संबंध में ठीक से समझा जाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में कहाँ पे मतलब आपका हुआ था, तो उपनिषदों का संकलन कहाँ पे किया गया था, तो पंचाल में और आपको विदेह में। ठीक है, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित भारतीय दर्शन प्रणाली की शाखा का संबंध भौतिकवादी दर्शन से है, तो किसका? मीमांस का। किसका है? तो मीमांस की बात करेंगे तो दर्शन है। ठीक है, इसका भौतिकवादी दर्शन से क्या है, इसका संबंध है। ठीक है, मीमांस का अर्थ क्या होता है, तो मीमांस का अर्थ की बात करेंगे तर्क और व्याख्या की कला। क्या होता है मीमांस का अर्थ? तो मीमांस का शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तर्क और व्याख्या की कला होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ज्यादा इसको मत करो नहीं तो भूल जाइएगा। मीमांस दर्शन के अनुसार वेद ही शाश्वत सत्य है और यह एक आध्यात्मिक दर्शन था, न कि मतलब भौतिकवादी था। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, तो भौतिकवादी से नहीं था, तो मीमांस का आध्यात्मिक दर्शन था, वेद को शाश्वत माना, मतलब वेद क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मतलब मीमांस का कहना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे देखेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे सांख्य दर्शन की बात करेंगे तो ये भौतिकवादी दर्शन है। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके अनुसार क्या होता है, तो सांख्य दर्शन के अनुसार दुनिया के निर्माण के लिए दिव्य शक्ति आवश्यक नहीं है। ठीक है, जबकि क्या मानता है? मीमांस जो मानता है दिव्य शक्ति आवश्यक है। ठीक है, लोकायत की बात करेंगे तो भौतिकवादी था, जिसके प्रतिपादक कौन थे? चवार्क थे। ठीक है, और ये थोड़ा अलग ही था, अलग लेवल का ही दर्शन था। ठीक है, हालांकि इसके अस्तित्व को नकार दिया क्योंकि चवार्क दर्शन जो है थोड़ा डेंजरस टाइप का। ठीक है, इसके दर्शन के इकलो भौतिक विश्व के साथ गहरे संबंध के महत्व पे बल दिया गया, परलोक आध्यात्मिक दुनिया के अस्तित्व को पूरी तरीके से मतलब नकार दिया। वैशेषिक की बात करेंगे तो दर्शन के भौतिक तत्वों तथा द्रव्य की रचना पर विशेष महत्व देता है, यह भी एक भौतिकवादी दर्शन है। ठीक है, जो भौतिकवादी जो होगा, जैसे ईश्वर के अस्तित्व में, ठीक है, ध्यान में कम विश्वास करेगा। ठीक है, वेद के अस्तित्व में कम विश्वास करेगा।
निम्नलिखित ग्रंथों पर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। उत्तर वैदिक ग्रंथों में आर्य शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का द्योतक है। ठीक है, वैश्य वर्ण के लोग उपनयन संस्कार के हकदार नहीं थे। वैश्य वर्ण के लोग में उपनयन संस्कार होता था। बलि प्रथा ने ब्राह्मणों की शक्ति को कमजोर की थी। बलि प्रथा ने ब्राह्मणों की शक्ति को कमजोर नहीं किया, मजबूत किया। कभी कभी ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने के लिए संघर्ष छिड़ जाते थे। ये मुझे सही लग रहा है, ये गलत है, ये गलत है। देखता हूं इसका आंसर क्या है। 4 का क्या लिया है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो 2 और 3 तो असत्य है, बिल्कुल 2-3 स्टेटमेंट असत्य जो कि मैंने काट दिया था, मतलब पहला सही। ठीक है, देखिए उपनयन संस्कार किसमें होता था, ब्राह्मणों में होता था, क्षत्रिय में होता था, वैश्य में होता था, शूद्र में नहीं होता था। ठीक है, अब दोनों में श्रेष्ठ कौन है, उसके लिए क्या होता था, दोनों में कभी कभी संघर्ष हो जाता। ब्राह्मण बोलते थे मैं श्रेष्ठ हूँ, तो क्षत्रिय बोलता था मैं श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, दोनों में संघर्ष हो जाता है। ठीक है, बलि प्रथा ने ब्राह्मणों की शक्ति को कमजोर किया, ऐसा नहीं है। बलि प्रथा ने ब्राह्मणों की शक्ति को क्या किया, मजबूत किया। ठीक है, न कि मतलब क्या किया, कमजोर किया। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और जो उपनयन होता था, उपनयन जो होता था, जनेऊ को क्या करते थे, धारण करते थे। जनेऊ धारण कौन कर सकते थे, तो क्षत्रिय कर सकते, ब्राह्मण भी कर सकते थे, और जो वैश्य जो थे वो भी कर सकते थे। ठीक है, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ पे किया गया था, ब्राह्मण ग्रंथ में। कई बार प्रश्न पूछा हुआ, ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख आपको किया गया है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे यहाँ पे, हालांकि 4 वेदों में जन शब्द था, कबलाई लोगों का उल्लेख बहुत बार हुआ। हालांकि जनपद या लोगों का आवास का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वही मैंने बोला सर, ऋग्वैदिक काल में तो भाई साहब जनपद का उल्लेख ही नहीं, इसलिए 0 बार है। ठीक है, यह सब सबसे पहले उत्तर वैदिक ग्रंथ ब्राह्मण में मिलता है, जो 800 ईसा पूर्व के पहले का नहीं है। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में ब्रीही शब्द का अनाज का विशेष रूप से प्रयोग किया। ब्रीही किस लिए होता था, ब्रीही बोलते थे चावल को बोलते थे। किसे बोलते थे, ब्रीही किसको बोलते थे, चावल को बोलते थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आप चलेंगे आगे, कौन सा प्रश्न, आगे चल के गेहूं पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य भोजन बन गया। वैदिक ग्रंथों के अनुसार वैदिक लोग ब्रीही अर्थात चावल को पहली बार दोआब क्षेत्र में परिचित हुए। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेरा में चावल उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वैदिक अनुष्ठानों में चावल का उपयोग की बात भी कही जाती है। ठीक है, अब बताना है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभेद उतना गहरा नहीं था। तो उत्तर वैदिक काल में भाई साहब वर्ण विभेद उतना गहरा नहीं था, गलत बात है, बहुत ही गहरा हो गया था। राजा ने राज्याभिषेक से जुड़ी कई सार्वजनिक अनुष्ठानों में क्षुद्र हिस्सा लेते थे। ध्यान रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभेद उतना गहरा नहीं था। तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ से आई थिंक इसका जोर दिया होगा। उत्तर वैदिक काल में तो वर्ण व्यवस्था चला ही आया था कि राजा के राज्याभिषेक में अनुष्ठान में क्षुद्र हिस्सा लेते थे। ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, उत्तर वैदिक ग्रंथों में 3 उच्च वर्णों क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के पीछे विभाजन रेखा खींच दी गई थी। फिर भी राजा के राज्याभिषेक से जुड़े सार्वजनिक अनुष्ठानों में क्षुद्र हिस्सा लेते थे। संभवतः ये लोग मूलतः आर्य समुदाय के ही वंशज माने जाते थे। रथकर या रथ निर्माता जैसे कुछ कारीगर वर्गों को जनेऊ धारण करने का भी अधिकार था। मतलब शूद्र का भी कई कैटेगरी था, इसमें कुछ शूद्र जो थे, जो कि रथकार जो थे, रथ का निर्माण करते थे, उनको जनेऊ धारण करने की भी अनुमति दी गई थी। ठीक है, मतलब कह सकते हैं वैदिक काल में वर्ण विभेद की शुरुआत तो हो चुकी थी, उतना नहीं था, लेकिन एक आंसर इसका लेता है ना, कभी कभी ब्राह्मण काल में जाके ये अपने चरम पे आ जाता है, जो कि मतलब वैदिक के बाद का काल है। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो ध्यान रखें, वर्तमान महावीर थे, जो कि कितने नंबर के संस्थापक तीर्थकर थे, 24वें नंबर पे थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। बाकी किसी बात करेंगे कि प्रथम तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर किन्हें थे, ठीक है, ऋषभ देव जो था पहला तीर्थकर थे। ठीक है, 23वें तीर्थकर कौन था, पार्श्वनाथ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को मानता नहीं देता। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को मानता नहीं देता, तो यह है जैन धर्म जीन जीना को सर्वोच्च स्थान दिया है। ठीक है, देखिए ये देवताओं को मानता देता है, लेकिन इनका मानना है भाई से देवता जो है ना, ठीक है, वो जीन या फिर जो जीना जो उनसे नीचे है। ठीक है, समझे ना, मानता देता है लेकिन नीचा मानता है। जैन धर्म वन व्यवस्था की निंदा करता है, तो बिल्कुल जैन धर्म की बात करेंगे तो वन व्यवस्था की निंदा नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता है, जैन धर्म वन व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रीजन क्या है, व्यापारी वर्ग जो है, व्यापारी जो कि वैश्य वर्ग है, ठीक है, उसको जैन धर्म अपने इधर खींचने के लिए वन व्यवस्था की निंदा नहीं करता, क्योंकि जैन धर्म को कौन थे, कृषक समुदाय अपना नहीं पाए।
तो व्यापारी वर्ग को इन्होंने अपने इधर अंदर किया। तो वैश्य समाज को तो ये मानता ही था, इसलिए व्यापारी जो थे बड़े बड़े जो दिल्ली में आप जाएंगे, अभी दिल्ली में देखेंगे बड़े बड़े व्यापारी जो थे जैन समुदाय से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व को मानता है, लेकिन जीन से नीचे है। परफेक्शन के सेट में ये क्वेश्चन आया था जिसमें उसने माना था नहीं था, लेकिन उसमें नहीं माना था, लेकिन है उसमें, ठीक है। और बौद्धिज्म में देवताओं की मानता नहीं है, लेकिन जैनिज्म में है, लेकिन जीन से नीचे है, ठीक है। जैन धर्म वन व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। देखिए जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व को मानता है, किंतु उनका स्थान जीना से कमतर रखा गया, अर्थात जीन को जैन धर्म में सर्वोच्च स्थान दिया गया है, ठीक है। साथ ही जैन धर्म वन व्यवस्था की निंदा नहीं की। महावीर के अनुसार एक व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों और पुण्य के फलस्वरूप ही निम्न या उच्च वर्ण में जन्म लेता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया, तो ये गलत है। किस भाषा को अपनाया गया? इट्स प्राकृत। अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमगधी में किया गया, सही है। 6वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों का संकलन का काम पूरा किया गया। जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। तो कौन सा कथन सही है? तो इसके आंसर की बात करेंगे 2 और 4 सही है, ठीक है। तो दूसरा और चौथा ये गलत है, मुझे लग रहा है, डाउट है। दूसरा और चौथा पूरी तरीके से क्या है? सही है। 6वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों का संकलन का काम पूरा गया, ये गलत है। इसका देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये गुजरात में हुआ था, पाटलिपुत्र में नहीं बल्कि बल्लभी गुजरात में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये हो गया। और अधिकांश से बात करेंगे अर्धमगधी भाषा में, ध्यान में रखेंगे, जो कि एक प्रकार की उपभाषा थी, ठीक है। जैन प्रचार के लिए पाली भाषा के स्थान पर प्राकृत भाषा को अपनाया गया, ये ध्यान में रखना है। कन्नड़ भाषा की विकास में इन्होंने बहुत सारे योगदान दिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? साल कब याद है? 563 बीसी पूर्व, ठीक है। और इनका कितना था? 540, लेकिन ये लिया होगा कितना? 599 माना होगा, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। 599 मान कर बनाइए इसको, क्योंकि एनसीईआरटी 599, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 का 9 में से 3 गया, अरे क्या मैं कर रहा हूँ, 6 में से 3 36। इसका कहीं कहीं 599 लिया रहता है, ठीक है, और इसका 563 हो गया। क्या माना है दोनों का भाई? 27 साल गौतम बुद्ध का 567 ले लिया है, ठीक है, और इसका 540 लिया है। कहीं कहीं इसका 599 महावीर स्वामी का लेता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक अलग ले लिया, 567 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 540, ठीक है, इसके अनुसार है। ये कहीं कहीं आप एनसीईआरटी में देखोगे तो 599 दिया हुआ महावीर स्वामी का, ठीक है। शर्मा बुक का है ना, उसमें लिया होगा ये वाला। हाँ, उसके अनुसार ये तारीख सही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अनुसार हम लोग सीधे बात करते हैं, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो महावीर स्वामी से लगभग 27 वर्ष पहले, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था महावीर स्वामी से लगभग कितना? 27 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। मतलब दोनों के दोनों समकालीन ही थे, लेकिन 27 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। किस बौद्ध ग्रंथ में गया को, ठीक है, भोजन, सौंदर्य, शक्ति और सुख प्रदान करने वाला बताया गया, ठीक है। अधिगम पिटक में, विनय पिटक में, सूत पिटक में, या फिर मिलिंद पन्ह में, ठीक है। देखिए इसमें सूत पिटक में, ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहिंसा में पशु जीवन की पवित्रता पर बौद्ध धर्म में बहुत महत्व दिया गया। इसके कारण तत्कालीन समय में पशु धर्म में वृद्धि हुई, जो नवीन कृषि पद्धति के विकास में काफी सहायक सिद्ध हुई, ठीक है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, सूत निपात में गया को भोजन, सौंदर्य, सुक्ति और खुशी, ठीक है, का दाता बताया गया। अन्नदा, बनहा, ठीक है, बालदा और सुखदा बताया गया, ठीक है। उनकी रक्षा का भी आग्रह किया गया। यह शिक्षा उल्लेखनीय रूप से तब आई जब पशुओं की हत्या अनार्य लोग भोजन के लिए आर्य धर्म के नाम पर मतलब क्या करते थे, ठीक है। कथन ए और कथन आर पे विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। बौद्ध धर्म ने, ठीक है, प्राचीन भारत की कला पे अपना प्रभाव छोड़ा, बिल्कुल छोड़ा। भारत में पूजा की जाने वाली प्रारंभिक मानव मूर्तियां संभवतः बौद्ध ही थी, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, बौद्ध स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हालांकि गौतम बुद्ध जो थे मूर्ति पूजा के समर्थक तो नहीं थे, ठीक है। गौतम बुद्ध की बात करें, मूर्ति पूजा के तो समर्थक नहीं थे, लेकिन हालांकि सबसे ज्यादा मूर्ति जो बनी तो बौद्धिज्म का ही सबसे ज्यादा मूर्ति आपको बनता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, यूनानी और भारतीय शिल्पकारों ने एक साथ मिलकर भारत में उत्तरी पश्चिमी और सीमाओं पर एक नई कला का सृजन किया। इसको किस नाम से जानते थे? इसको गंधार कला के नाम से जाने, हेलेनिस्टिक आर्ट के भी नाम से इसको
जाना जाता है, ठीक है, गंधार कला के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या बना था, इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित, ठीक है, बहुत सारे मूर्तियां वगैरह इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैन मठ को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखें, बौद्ध मठ को तो बिहार कहते थे, ठीक है, जैन मठ को क्या बोलते थे, बसादिश बोलते थे। इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोलते थे, बाकी छाड़ सकते थे, चैट बोलते नहीं थे, बिहार बोलते नहीं थे, स्तूप बोलते नहीं, किसी न किसी बौद्धिज्म से संबंधित है, तो बसादिशी क्या होगा, तो ये आपका जैनिज्म से संबंधित होगा, तो यहाँ से भी आप छाट के चाहे तो आराम से बना ही सकते थे, इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे, चलेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न देखिए, चैत की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता था। बिहार में क्या होता था, बौद्ध भिक्षु जो थे रहते थे, मठ था। स्तूप की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध के जीवाश्म के ऊपर निर्मित कलात्मक संरचना था, ठीक है, नॉट ओनली द गौतम बुद्ध, ठीक है, और भी बहुत सारे जो बौद्ध जो संत जो होते थे उनके जीवाश्म, उनपे क्या होता था, उनके उपयोग करने की चीजें रख ली जाती थी, उनका अस्थि वगैरह होता था, ठीक है, उनके ऊपर क्या करते कलात्मक संरचना बना दी जाती थी, उसको स्तूप बोलते थे, ठीक है। अब निम्नलिखित वंशों के ऊपर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, शिशुनाग, नंदवंश, हर्यक और मतलब मौर्य। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, हर्यक। हर्यक के बाद कौन होगा, हर्यक के बाद कौन होगा, तो हर्यक के बाद होगा शिशुनाग, ठीक है। विश्वनाथ। क्या होगा, शिशुनाग की हत्या कौन कर देगा, तो महापदम। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है उसका हत्या कर देगा महापदम नंद, मतलब नंद वंश का फाउंडर। और नंद वंश का जो अंतिम शासक होगा उसकी हत्या कौन कर देगा, क्या नाम है उसका, मौर्य, ठीक है। तो मौर्य सबसे लास्ट में, मौर्य सबसे लास्ट में, तो बी नंबर क्या हो जाएगा सबसे लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, डी ए सी और बी, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद सुंग, क्या आएगा इसके बाद, इसके बाद आएगा सुंग, ठीक है। चलिए आप चलेंगे आगे, चलेंगे तो ध्यान रखिए, इसमें सबका साल याद करवा देता हूँ, ठीक है, जरा साल पे जरा ध्यान फरमाए, ठीक है। क्या होगा इसका, एक मिनट, कलम जरा मैं चेंज कर लेता हूँ, ये अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लग रहा है, ये ट्राई करना चाहिए, ठीक है। हर्य की बात करें, हर्य का कब है, तो 544 से लेकर 412। शिशुनाग की बात करेंगे 412 से लेकर 344। नंद की बात करेंगे तो 344 से लेकर 322। 322 में आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 185 ईसा पूर्व तक शासन करेंगे। इसका अंतिम शासक होगा बृहद्रथ, जिसकी हत्या कर देगा पुष्यमित्र शुंग। और मगध पे आएगा फिर से ब्राह्मण राजवंश, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे कथन ए और कथन आर पर विचार करें, नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार बड़े प्रादेशिक राज्यों का गठन की स्थितियां पैदा हो गई, ठीक है। लोहे का बढ़ता अनुप्रयोग के ऊपर परिस्थितियों का सर्वाधिक उत्तरदायी कारण था। बिल्कुल दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, क्योंकि लोहा का प्रयोग मतलब लोहा का मतलब लोगों ने उपयोग करना सीख लिया, तो लोहा का उपयोग करके क्या आरती तो उतारेगा, उनसे लोगों ने क्या बनाया, हथियार बनाए, क्या बनाए, हथियार बनाए। जब इनके पास हथियार आ गए तो इनका मन किया क्या, मार करने का, ठीक है। जब मार करने का मन किया तो बहुत सारे नए नए जनपद जो थे सब आपस में लड़ते लड़ते क्या हुए, सब बड़े बड़े जनपद से मतलब महाजनपद बने। अब महाजनपद भी आपस में मतलब क्या हुआ, लड़ना शुरू किया। उन लड़ाई के दौरान जो सबसे बड़ा जो महाजनपद बन के निकला वो महाजनपद कौन था, मगध महाजनपद था, ठीक है। अब मगध जो था वही चल के आगे चल के एक एम्पायर में चेंज हो जाएगा, लेकिन मगध महाजनपद ने सारे महाजनपदों को क्या किया, आपस में क्या किया, मिला लिया, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे, चलेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं, ठीक है। चलिए, वत्स की राजधानी कहाँ थी देवी और सजनों, चलिए कौशल का बताइए, श्रावस्ती, ठीक है। अवंती का क्या होगा, अवंती का, मल का, वत्स का क्या होगा, मल का कुशीनारा, ठीक है। वत्स का इलाहाबाद। अवंती, वत्स इलाहाबाद होगा, और अवंती बासमती अवंती, हाँ ठीक ठीक ठीक, ठीक है। देखें, वत्स की बात करें इलाहाबाद के पास में, कौशल की बात करें श्रावस्ती में, ठीक है, मल कुशीनारा में, अवंती की बात करें महास्मती। इसकी दूसरी राजधानी जो थी उज्जैन भी थी, यही कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ का जो शासक जो था, श्रावस्ती का शासक जो था, एक बहुत ही चर्चित शासक था जिसका नाम था प्रसेनजीत, ठीक है। इसके इनके जो दोस्त जो थे ना, इनके दोस्त थे बुद्ध भगवान जो थे, इनके दोस्त थे। इनके जंगल में रहता था एक डाकू जिसका नाम था अंगुलीमाल। उसने प्रतिज्ञा ली थी से हम 1000 आदमी को मार के उसका उंगली का माला पहनेंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध जाके इसको समझाते हैं, ठीक है, मतलब गौतम बुद्ध थोड़ा एडवेंचरी करने में इनको मजा आता था, हमेशा रिस्की काम करते थे। तो गौतम बुद्ध जो था अंगुलीमाल को समझाने में मतलब कायम हो जाते हैं। इसी प्रसेनजीत की बहन का नाम था, क्या नाम था,
इसकी प्रसेनजीत की बहन से बिंबिसार का विवाह हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो प्रसेनजीत की बहन जो थी जिसका नाम चेलना था आई थिंक, ठीक है, तो उससे मतलब क्या हुआ था, बिंबिसार का विवाह हुआ था, ठीक है। और उस विवाह में प्रसेनजीत ने अपनी साला बिंबिसार को दिया था क्या, बनारस का एक गाँव दिया था, ठीक है, जहाँ से उस समय बहुत अधिक राशि आता था। बनारस के एक गांव दिया था, आई थिंक 1 लाख रुपया वहां से आता था डेट टाइम, कितना पैसा था मुझे ध्यान नहीं एक्चुअली, ठीक है। बाद में क्या होता है, ये प्रसेनजीत की बहन जब मर जाता है और बिंबिसार को भी मतलब अजातशत्रु ने जब कैद कर लिया था, उसकी भी जेल में मृत्यु हो जाती है, तो बनारस को प्रसेनजीत वापस ले लेता है, ठीक है। इस बात से गुस्सा जाता है अजातशत्रु, अपने मामा के राज्य पे क्या कर देता है, हमला कर देता है, ठीक है। तो फिर प्रसेनजीत बेचारा फंस जाता है। तो फिर इसकी एक बेटी होती है वजीरा, क्या नाम था उसका, वजीरा था। वजीरा का विवाह किससे करा दिया जाता है, अजातशत्रु से करा दिया जाता है, ठीक है। मतलब वजीरा अजातशत्रु के क्या थी, कजन सिस्टर हुई, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानी चलती है, ठीक है। चलिए आप चलेंगे ईसा पूर्व के 5वीं शताब्दी के मध्य में अफगानिस्तान और दक्षिणी पूर्वी मध्य एशिया तक भौगोलिक क्षेत्र के संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि ने कितने जनपदों के होने का उल्लेख है। पाणिनि भाई साहब एक अलग लेवल के, तो उन्होंने बोला 40 महाजनपद है, ठीक है। पाणिनि ने 40, ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रसेनजीत की बहन का नाम कौशला था, मिस्टेक, ठीक है। चलना तो दूसरी थी, एक 3 विवाह हुआ था ना, एक चेलना से हुआ था, एक कौशल से हुआ था, एक क्या था, छेमा था ना, पंजाब की राजकुमार मध्य नरेश से, छेमा से हुआ, चेलना, छेमा और कौशल नरेश की पुत्री प्रसेनजीत, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे अनऑफिशियल शादी उसने कर रखे थे, लेकिन 3 जो थे ऑफिशियल शादी था, जो कि अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किए थे, ठीक है। हाँ, चेतक की पुत्री थी, चेतक की पुत्री की बहन थी, ठीक है, जो भी है, ठीक है। पाणिनि ने कितने जनपद का उल्लेख किया है, तो 40 महाजनपद का उल्लेख किया है, ठीक है, पाणिनि ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक कलिंग पर विजय प्राप्त किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, और विजय पदक के रूप में जिन्ना की मूर्ति उठा कर ले आया, ठीक है। तो कलिंग पे सबसे पहले जो विजय प्राप्त करने का श्रेय जो था महापद्म नंद को जाता है। किसे जाना जाता है, महापद्म नंद को जाना जाता है, ध्यान रखें। शिशुनाग वंश के बाद मगध पे शासन करने का श्रेय इसी को जाता, महापद्म नंद। इसने कौन सी उपाधि रहा थी, एकारत की उपाधि थी, ठीक है। इसने मतलब एक तय किया, ये मतलब जो था ना, ये परशुराम का भी अवतार माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने मतलब क्षत्रिय को नाश करने की वो की थी, ठीक है। मतलब क्षत्रियो को मैं क्या करूंगा, नाश, क्योंकि क्षत्रिय नहीं था ये शासक, ठीक है, ध्यान रखें। एकराट की उपाधि धारण की थी, इनको परशुराम का अवतार भी कहते हैं। ईरानी शासक डेरियस ने कब भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया, ठीक है। तो डेरियस ने 516 ईसा पूर्व के आसपास क्या होता है, आक्रमण करता है, ठीक है। तो ईरानी शासक जो था डेरियस था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। डेरियस की बात करेंगे तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के, ठीक है, आर्मेनिया के शासकों ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार मगध साम्राज्य की तरह ही किया था। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर उस दौर में राजनीतिक अस्थिरता थी, क्योंकि उस क्षेत्र में मगध की तरह किसी शक्तिशाली साम्राज्य का अभाव था, ठीक है। इसी कारण ईरान के शासक डेरियस ने, ठीक है, डेरियस ने ईसा पूर्व के 516 में, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया और पंजाब, सिंध और सिंधु नदी के पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लिया। उन क्षेत्रों में ईरानी साम्राज्य को शामिल कर लिया और ईरान के 20वें प्रांत के रूप में मतलब क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, ठीक है। भारत और ईरान संबंधों पर आपको चर्चा करना है। ईरानी लेखक ने भारत में लेखन का एक रूप लेकर आया जिसे खरोष्टी कहते थे। खरोष्टी लिपि बाएं से दाएं तक लिखी जाती थी। मौर्य शिल्प कला पे ईरान का प्रभाव देखा जा सकता है। भारत के पंच चिन्हित सिक्के, जिसको पंचमार सिक्के, ईरानी संबंधों से प्रेरित होकर विकसित हुए थे। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ध्यान में रखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो बाकी एक बात करेंगे और 3 जो है सो आपका सही है, ठीक है। मतलब ईरानी लेखक भारत में लेखन का एक रूप लेकर आए जिसे खरोष्टी लिपि कहते थे, बिल्कुल ठीक है। अब खरोष्टी लिपि की बात करेंगे तो दाएं से बाएं होता था, न कि मतलब बाएं से दाएं होता, तो ये गलत हो गया। मौर्य शिल्प कला पर ईरान प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक है। अब भारत में पंच चिन्हित सिक्के ईरानी संबंधों से प्रेरित होकर विकसित हुए थे, गलत है। पंचमार्क सिक्के की बात करेंगे तो पंचमार्क सिक्के तो आपको बहुत पहले से आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। तीसरा वाला बात करेंगे, देखिए क्योंकि ईरान के सिक्के भी उत्तरी पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों में पाए गए जो ईरानी के साथ साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को सूचित करते हैं। इस बात के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है कि ईरान के साथ संधि के प्रभाव पंचमार्क सिक्के, ठीक है, भारत में पंचमार्क सिक्के कैसे होते थे, धातु का सिक्का होता है जिनका कोई विशेष आकार नहीं होता। इसमें मतलब क्या था, पंच का मतलब क्या होता है, थोपना, मुक्का मारना, ठीक है। इनको विशेष प्रकार से मुक्का मार के उसमें क्या होता था, मतलब एक तरह से वेट की वजह से उस पर दाब के किसी विशेष प्रकार का चित्र को उगा देते थे, ठीक है। उसी को बोलते थे पंच मार्क करना, ठीक है, पंचिंग करना, ठीक है। तो क्वाइंस होते थे।
अब सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पोरस नामक एक प्रसिद्ध शासक था। पोरस ने सिकंदर को बहादुरी से सामना किया। पोरस के साथ किन नदियों का युद्ध होता है, ठीक है, तो इसको किस युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है, हैराबी और ब्यास होता है, चिनाब और ब्यास होता है, या फिर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, चिनाब और झेलम होता है। इसको बीतस्ता के युद्ध कहते हैं, या फिर इसको झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। राजा पोरस जो था उस समय की बात करेंगे, पंजाब का शासक था, ठीक है। तो सिकंदर के आक्रमण के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के दो शासक दिखा थे, एक जो था आम्भी था और पोरस था, ठीक है। अब आम्भी का दुश्मनी पोरस के साथ था, आम्भी का दुश्मनी किसके साथ था, पोरस के साथ था, ठीक है। तो आम्भी जो था किससे जाके मिल गया, तो सिकंदर से जाके आम्भी जो था मिल जाता है, ठीक है। और पोरस के खिलाफ मतलब आम्भी जो था सिकंदर का मतलब क्या करता है, सिकंदर का समर्थन करता है। आम्भी और पोरस मिलकर सिकंदर का बढ़त रोकने का प्रयास करते। सिकंदर की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती थी, लेकिन संयुक्त मोर्चा बनाने में असफल और खैबर दर्रा सुरक्षित स्थिति भी में बिना प्रहरी के था, ठीक है। आप देखेंगे खैबर दर्रा की बात करेंगे ना, खैबर दर्रा जो है ना भारत और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है, ठीक है, मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करने के खैबर दर्रा। और अगर मान लीजिए कोई खैबर दर्रा से कोई आता था, यहाँ पे इतना ओपन एरिया है, इतना ओपन एरिया है, अगर मान लीजिए अफगानिस्तान से अगर कोई निकलेगा, ईरान अफगानिस्तान से अगर कोई निकलता है उधर से मिडिल ईस्ट से, तो पूरा उसको ओपन मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे आके रुकेगा, डायरेक्ट आके कहाँ पे रुकेगा, ये पंजाब के आसपास आके रुकेगा, ठीक है, पंजाब के आसपास आके रुकेगा। और बीच में कहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे आपको दिल्ली पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिल्ली है, जहाँ पे क्या है भारत का एम्पायर है, यहीं से भारत का पूरा साम्राज्य चल रहा है, ठीक है। और खैबर दर्रा से ये पंजाब तक उसको कहीं पर भी कोई चुनौती देने वाला नहीं थी, ठीक है। धर्राते हाथी को दौड़ाते, घोड़ा को दौड़ाते, डायरेक्ट आएगा पंजाब के आसपास में उसको सामना होगा दिल्ली के शासक से, क्योंकि पंजाब में तो यहाँ पे कौन सा मैदान पड़ता था, ज्यादातर लड़ाई जो होगा ना पंजाब के आसपास ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पानीपत की लड़ाई से लेकर सारा लड़ाई जो होगा इसी के आसपास होगा, क्योंकि पूरा ओपन प्लेस था, पूरा यहाँ पे बहुत बड़ा मैदान था, लड़ने के लिए एक संयुक्त सीमा उपलब्ध कराता था। और दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए सीमा से बाहर तो आप यहाँ पे सत्ता स्थापित नहीं कर सकते थे ना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता था, ये मतलब जगह जो था सुरक्षित हो जाता दोनों को लड़ने के लिए। उधर का जो आक्रमणकारी जो आते थे और दिल्ली से जो सेना जाते थे, यहाँ पे दोनों लड़ते थे। खैबर दर्रा से रोकने के लिए कहीं पर भी कुछ भी नहीं था, इसलिए जितना भी भारत पे आक्रमण हुआ सबके सब खैबर दर्रा होते हुए हुआ। सारा के सारा आक्रमणकारी जो थे इसी पे आए और रुके कहाँ पे, तो अफगानिस्तान के आसपास रुके। इसलिए पानीपत में आपको 3-3 को युद्ध आपको देखने को मिलता है, सॉरी पानीपत में आके रुके, पानीपत में 3-3 को युद्ध देखने को मिलता है, क्योंकि रीजन नहीं था, आक्रमणकारी को खैबर से निकला, यहाँ तक रोकने वाला कोई नहीं था, ठीक है। दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में सत्ता है, अब दिल्ली में तो डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए पंजाब में आके क्या करते थे, रुकते थे, घेरा डालते थे, ये स्पेस था, ओपन जगह था, दिल्ली की सेना जाती थी, उधर से आक्रमणकारी सेना थी, पंजाब में लड़ते थे ये लोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यही रीजन था, सिकंदर के साथ भी यही था, जब वो उधर से आया, ईरान की तरफ से जब आया, तो खैबर दर्रा पूरा मतलब पूरा ओपन प्लेस था, वो पहुंचते गया, जब यहाँ पे पहुंचा मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, नदी के पास में चिनाब और झेलम नदी के आसपास पहुंचा, तो ये पंजाब जो था 5 नदियों का मतलब भूमि था, तो यहाँ पे मतलब क्या हो, इन दोनों लड़े। हालांकि संयुक्त मोर्चा बनाने में जो था सफल नहीं रहा, क्योंकि आम्भी जो था पोरस के साथ दुश्मनी थी, इसलिए आम्भी ने बोला से भाई साहब हम तो सिकंदर को नहीं रोक रहे हैं, तुम लड़ो अपना। तो पोरस अकेले क्या होता है, सिकंदर से लड़ा, बहुत ही बहादुर से लड़ा। हालांकि इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं से हुआ क्या, कुछ इतिहासकार कहते हैं पोरस ने सिकंदर को पराजित कर दिया था, लेकिन जो उस समय का जो यूनानी इतिहासकार जो है वो सिकंदर के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, और समकालीन जो भारतीय लेखक जो इस युद्ध का कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। तो भाई साहब उस समय कोई भारतीय इतिहासकार भी तो रहा होगा, उस युद्ध के बारे में चर्चा तो करना चाहिए, तो किसी ने इस युद्ध के बारे में चर्चा नहीं किया है। बाद में बोला जाता है पोरस को उसने हरा दिया, बाद में पोरस ने आत्मसमर्पण किया, तो बोला तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया जाए, तो बोला एक राजा के साथ जैसा बिहेव करता है मेरे साथ करो। इस उत्तर से सिकंदर काफी प्रसन्न होता और पोरस को राज्य वापस करा देता। हालांकि ऐसा अगर हुआ तो ऐसा इतिहास में और भी कहीं पे देखने को मिलता, तो नहीं देखने को मिलता, क्योंकि सिकंदर एक अत्याचारी शासक था, उसने ऐसा किया, इसका कोई भी साक्ष्य नहीं है, ठीक है। हालांकि ये कहानी जो है मनगढ़ंत है और इसको समकालीन यूनानी इतिहासकार लिखते, कोई भी भारतीय इतिहासकार इसके बारे में चर्चा नहीं करते, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पे किस वंश का शासन था, जाहिर सी बात है नंद वंश का शासन था, ध्यान में रखेंगे। वही नंद वंश के शासन को लेकर ध्यान में रखेंगे। क्या नाम है उसका, कौटिल्य साहब जाते हैं, अब प्लान बताते हैं भाई साहब सिकंदर को कैसे घेरा जाए। हालांकि विचार जो था घनानंद को पसंद नहीं आता, अपमानित करते हैं। चलिए
भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया कब और कहां से प्रारंभ होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, मध्य गंगा से क्या होती है, ध्यान में रखेंगे, क्या होती है, प्रारंभ होती है, ठीक है। तो भारत में द्वितीय नगरीकरण, आप बोलोगे सर पहला नगरीकरण कहाँ था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह जो आप देख रहे हो, ठीक है, वो ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो वो पहला नगरीकरण था। दूसरी नगरीकरण के बारे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मध्य गंगा घाटी में होता है, और ये आपको 6वीं शताब्दी के आसपास आपको महाजनपद के रूप में आपको डेवलप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब बोलोगे सर बीच का समय कहाँ पे गया, तो हम लोगों ने उल्टा विकास किया, पहले हम लोग शहर थे, मतलब पहले अमीर थे, फिर गरीब हो गए और फिर अमीर हो गए, ठीक है। तो पहले शहर थे, ठीक है, तो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, शहरी था, फिर में आया वैदिक काल आया, तो वैदिक काल में सभ्यता कैसे होगी, ग्रामीण हो गया, मतलब घर जो था छत का हुआ करता था, और घर कैसा हो गया, घर आप जाकर हो गया मतलब क्या, फूस का हो गया, ठीक है। और उसके बाद बात करोगे तो मतलब क्या था, ग्रामीण था। अब फिर मतलब हम लोग, फिर जब हम लोग 5वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी के आसपास जहाँ पे जनपद से महाजनपद का विकास हुआ, लोहा का खोज हुआ, तो फिर हमारी सभ्यता क्या होगी, बड़े बड़े हो गए सभ्यता, बहुत बड़ा बड़ा नगर का विकास हुआ, जस्ट लाइक पाटलिपुत्र टाइप का नगर सबका विकास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में, ठीक है, मतलब मोर देन 5वीं शताब्दी से अधिक और 6वीं शताब्दी से कम, हालांकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बहुत डेवलप हो चुका था, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, सी ही होगा, ठीक है। अब बड़े बड़े शहर की बात करेंगे तो जो महाजनपद की जो राजधानी जो थे वही बड़े बड़े शहर थे, जैसे कौशाम्बी हो गया, श्रावस्ती हो गया, अयोध्या हो गया, कपिल वस्तु हो गया, ठीक है, वाराणसी हो गया, ठीक है, जिसको काशी कहते थे, वैशाली, राजगिरी हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, चंपा, इस सबके सब बड़े बड़े नगर जो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बुद्ध काल में वर्षाकार, ठीक है, और दीर्घाचारण नामक दो प्रभावशाली मंत्रियों का उल्लेख कहां पे, ये अजातशत्रु का मंत्री था वर्षकार। अब वर्षकार को जब अजातशत्रु को जो वैशाली पे जब हमला करना था वैशाली पे, तो वर्षकार जो था उसने काफी अधिक मदद किया था, ठीक है। और वर्षकार को, ठीक है, अजातशत्रु ने बुद्ध के पास भेजे थे, सॉरी, से जाके बुद्ध भगवान से पूछ करो से वैशाली पे आक्रमण करना सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अजातशत्रु का मित्र भी था, उसका मंत्री भी था, उसका जासूस भी था, उसका सलाहकार भी था, ठीक है। तो वर्षकार का संबंध सीधे सीधे कहां से है, तो मगध से है, ठीक है। और दीर्घाचरण का संबंध कहां से, तो अवंती, सॉरी, ठीक है, कहां से, तो कौशल से, ठीक है, ध्यान रखें कहां से था, मगध और कौशल से, ठीक है, समझ गए। तो ये अजातशत्रु के बहुत अच्छा मित्र था, ठीक है, ध्यान रखना है। और मतलब यहाँ पे वैशाली में वर्षकार ने कौन सी नीति अपनाई, वैशाली को पराजित करना था, वैशाली जो था बहुत मजबूत था, हार नहीं सकता था, तो वैशाली में वर्षकार ने बहुत समय तक जासूस के रूप में वहां पे समय बिताया, और वहां के प्रशासन में इसने मतलब क्या की, अपनी सहभागिता अपना ली, और वहां पे फूट डालो और राजनीति मतलब करना शुरू किया, ठीक है। फूट डालो की नीति से मतलब लिच्छवी को तोड़ा, ठीक है, लिच्छवी गणराज्य में मगध के प्रभुत्व को स्थापित करने में अजातशत्रु को काफी अधिक इसने वर्षकार ने मदद की थी, ठीक है। और दीर्घाचरण नामक मंत्री कौशल के राजा की काफी करीबी माने जाते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक मिनट, अब चलते हैं। ईसा पूर्व के 300 के आसपास नगरीकरण के कारण जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई। निम्नलिखित नगरों में उनकी जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम में, मतलब मोर देन, सबसे ज्यादा और सबसे कम, तो सबसे ज्यादा कहां पे होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में, सबसे ज्यादा तो पाटलिपुत्र है भाई। पाटलिपुत्र के बाद जो शहर जो था मथुरा बड़ा था, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो आपको कौन हो जाएगा, विदिशा हो जाएगा। विदिशा की बात करेंगे तो आपको क्या, कौशाम्बी है, छोटा शहर उज्जैन था, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सबसे बड़ा शहर की बात करेंगे, ठीक है, पाटलिपुत्र, ठीक है, मतलब 2 नंबर से, अब 2 नंबर तो सब में दिया हुआ है, उससे भी आपको कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी सी लगा था ना। तो सबसे बड़ा शहर आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, पाटलिपुत्र के बाद मथुरा था, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे जनसंख्या बात, पाटलिपुत्र की जनसंख्या उस समय अगर बात करेंगे ना, तो 2,70,000 पाटलिपुत्र की जनसंख्या थी, ठीक है। मथुरा की जनसंख्या डेट टाइम की बात करेंगे 60,000 थी। बेस नगर विदेशा जो कि हेलियोडोरस अभिलेख संबंधित है 48,000, कौशाम्बी 40,000, और उज्जैन में 38,000 लोग रहते थे, ठीक है। तो मथुरा की पाटलिपुत्र की जनसंख्या कितनी थी, 2,70,000, सबसे विशाल काय शहर था। प्राकृतिक ग्रंथों में किस नगर को बनियागम अर्थात व्यापारियों की बस्ती कहा गया, ठीक है। तो चंपा को क्या बोला, बनियागमा मतलब व्यापारियों की, मतलब क्या कहा गया, बस्ती कहा गया चंपा को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, कौन सा प्रश्न है तो भी याद देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्टीज ने पाटलिपुत्र नगर के लिए किस नाम का प्रयोग किया, ठीक है। तो पालीब्रोथा नाम का क्या किया इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। वो इंडिका लिखते हैं, इंडिका में मौर्य प्रशासन के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, वहां पर इन्होंने पालीब्रोथा शब्द से पाटलिपुत्र को सुशोभित किया है, ठीक है।
अब चलेंगे आगे, चलेंगे कौन सा प्रश्न वो भी देखते हैं, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प के दिए गए उचित शब्दों के आधार पर करना। अशोक का इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर पुनः निर्मित है। संख्या ए और संख्या बी की तरह से वर्गीकृत किए गए, ठीक है। तो संख्या ए की बात है 39, संख्या इसमें 39 है, इसमें क्या है 5 है, ठीक है। अशोक का इतिहास की बात करेंगे 273 में शासक बनता है, 269 में हालांकि इसकी मृत्यु होती, क्या नाम था इसका, बिंदुसार का मृत्यु 269 में बिंदुसार की मृत्यु होती, 4 वर्षों के बाद ये शासक बनता है और उनके अभिलेखों के आधार पर पुनर्निर्मित है जिसकी संख्या 39 है, ठीक है। जो बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, ठीक है, विशिष्ट शिलालेख, बृहद स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख के रूप में 5 तरह से मतलब वर्गीकृत किए गए, ठीक है। तो टोटल बात करेंगे तो उनका शिलालेख अभिलेख की बात करेंगे, अभिलेख टोटल 39 में देखने को मिलता है, जिसमें बृहद शिलालेख भी है, लघु शिलालेख भी है, विशिष्ट शिलालेख भी है, बृहद शिलालेख भी है, ठीक है, और लघु स्तंभलेख, बृहद स्तंभलेख भी है, लघु स्तंभलेख, तो टोटल 5 प्रकार के हैं और टोटल संख्या कितनी है 39 है। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार, उपयुक्त में से किस भाषाओं में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं, ठीक है। तो प्राकृत में है, अरमाइक में है, पाली में है और यूनानी में भी है, संस्कृत में नहीं है, ठीक है। सी आंसर होगा, पाली में नहीं, ब्राह्मी में, सॉरी पाली में भी नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। अरे ये नहीं होगा, प्राकृत में है, यूनानी में है, अरमाइक में, एक और भी है ना ब्राह्मी में भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे ध्यान में रखते हैं जिस क्षेत्र में जिस भाषा और लिपि का प्रचलन होता है उसी भाषा और लिपि में अभिलेख वहां मिले। अशोक के अभिलेख प्राकृत, यूनानी, अरमाइक भाषाओं में आपको मिले हैं, ब्राह्मी में भी आपको देखने को मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे 272 है, कहीं कहीं पे 273 भी है, ठीक है। चलिए, अपने राज्याभिषेक में कितने वर्षों का अशोक द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा, ठीक है, तो अपने 8वें वर्ष में, ठीक है। अब 8वें वर्ष में लड़ा। अब देखिए शासक कब बना, 269 में बना शासक, 8 वर्ष इसमें से घटाइए तो 261 ईसा पूर्व की बात करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, कलिंग की लड़ाई होती है, कब होती है, कलिंग की लड़ाई होती है। हालांकि शासक जो था 273 में ही क्या था, इसकी मृत्यु हो जाती है, बिंदुसार की मृत्यु। 4 वर्ष जो था ये उत्तराधिकारी की लड़ाई में फंसा हुआ था, ठीक है, ऐसा मानते हैं। और कलिंग युद्ध कब हुआ था, कलिंग युद्ध 261 में, ठीक है। तो 269 में शासक बनेगा तब तो 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ेगा, और 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो गई, तो 4 वर्ष जो था अपने भाइयों के साथ लड़ा हुआ, फंसा हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना। मौर्य सम्रासन में कर निर्धारण संग्रह को उच्चतम अधिकारों को सन्निदाता कहते थे। मौर्य प्रशासन में राज्य को से भंडार के मुख्य संरक्षक को समाहर्ता, ठीक है, जो कि अभी कलेक्टर होता है, वो कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बात करें दोनों को, दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है। क्यों गलत है, तो मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण संग्रह के उच्चतम अधिकारी को समाहर्ता कहते थे, ठीक है। कलेक्टर कर निर्धारण करता था और संग्रहण भी करता था, कलेक्ट करता था, ठीक है। मौर्य प्रशासन में राज्य कोष में भंडार के मुख्य संरक्षक को सन्निदाता कहते हैं। अभी भी समाहर्ता ऑफिस जो है आप जाओगे कलेक्ट्रेट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शब्द जो है सो मौर्य प्रशासन से लिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बहुत सुंदर प्रश्न है, सबसे टफ प्रश्न नहीं है, ठीक है, वृद्धरथ हो जाएगा, ठीक है। कब इसकी शासन समाप्त हो गई, तो 185 ईसा पूर्व के आसपास की शासन की बात करेंगे तो समाप्त होती है। यहाँ पे शुंग वंश का नींव आपको रखा जाता है, ठीक है। चले बात करेंगे ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी तक भारतीय महाद्वीप में, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों पर विदेशी वंशों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। उनके आक्रमण करने का, सत्ता स्थापित करने का सही कौन था, सबसे हमारे ऊपर आक्रमण सबसे हिंदू यूनानी ने किया। यूनानी का शक आए, शक के बाद पहलव आए, ठीक है, पहलव के बाद क्या आते थे, कुषाण आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदू यूनानी, फिर शक आए, फिर मतलब कौन आए, पहलव आए, फिर मतलब क्या आते हैं, कुषाण आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। हिंदू यूनानी को बैक्ट्रियन भी कहते हैं, तो ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गोंडो फर्निश, ठीक है, गोंडो फर्निश के जिसके शासनकाल के अंत में संत थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे, वो किस वंश, तो पार्थियन थे, ठीक है। किस वंश के शासक थे, पार्थियन थे, गोंडो फर्निश, ठीक है। अब पार्थियन की बात करेंगे ना, उसको पहलव भी कहते थे, ठीक है, क्या बोलते थे, पहलव। अब पहलव, ठीक है, पहलव से एक शब्द हुआ ना, इसको बोलते पहलवी, ठीक है, क्या होता है, पहलवी। अब पहलवी से ही मतलब क्या बना, ईरान, ईरान के शासक को क्या बोला जाता था, पहलवी, ठीक है। टाइटल में क्या होता था, पहलवी होता था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो क्या होता है, पहलव से ही बना, क्या बना, पहलवी, ठीक है। तो ये आपको ईरान के आसपास का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखना है।
चलिए आप चलेंगे, आगे चलेंगे, कौन सी बातें हैं उसको देखते हैं, ठीक है। ईसा पूर्व के द्वितीय शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी तक भारत में सामंतवाद का बीजारोपण हुआ। ईसा पूर्व के द्वितीय शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी सामंतवाद का बीजारोपण। मध्य एशियाई विजेताओं ने छोटे छोटे राज्यों और राजाओं पर अपना शासन को थोप दिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आप देखें, भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? पहली राजधानी पेशावर थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी। हालांकि मथुरा इनकी धार्मिक राजधानी थी, ठीक है। पेशावर जो थी प्रशासनिक राजधानी थी, ठीक है, ध्यान में रखना। कुषाणों की पहली राजधानी की बात करेंगे पुरुषपुर थी, जो कि आधुनिक पेशावर थी, जहां कनिष्क ने एक मठ और विशाल स्तूप भी वहां पे क्या किए थे? बनाए थे। शक संवत की बात करेंगे तो शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? कनिष्क के द्वारा की गई थी। 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत की गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ गए। इसी को भारत सरकार मतलब क्या करती है? कैलेंडर के रूप में प्रयोग करती है। और क्यों शुरुआत किया गया? तो शक शासक में विजय के उपरांत में कनिष्क ने इस संवत की मतलब क्या की थी? शुरुआत की थी। अब आते हैं आधुनिक समय में भारत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हिंदुस्तान शब्द पहली बार प्रयोग निम्न में से कब किया गया? ठीक है, तो हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग जो था तीसरी शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग जो था ईरानियों के द्वारा किया गया था, ठीक है। ईरानी ही नहीं किया था ना इसका, लिया नहीं है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखिए। क्योंकि क्या थे, नहीं लोग ना सौ को ना हौ पढ़ते थे, ठीक है। तीसरी शताब्दी के मध्य में ससनियों के निचले सिंधु क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। शुरुआत में ससनियों ने इस क्षेत्र को हिंदू कहा, यह धर्म के संदर्भ को सूचित करने के लिए किया गया था, क्योंकि ससनियों लोग स की जगह पे ह शब्द का प्रयोग करते थे। सन 262 ईस्वी के, ठीक है, ससनीय अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का स्पष्ट रूप से पहली बार प्रयोग हुआ है। भारत में ज्योतिष विज्ञान के लिए हेरोस्कोप या फिर हेरोशास्त्र का बहुत ही मतलब बहुताय रूप में प्रयोग किया जाता है। हेरोस्कोप शब्द किसकी देन है? तो यूनानियों की देन है। किसकी देन है? तो यूनानियों की देन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। संस्कृत में इसको ज्योतिष भी कहते हैं। वर्तमान महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के तट पर पैठन या परिष्करण सातवाहनों की राजधानी थी। किस सातवाहन शासक ने राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इसको वशिष्ठिपुत्रपुलवमी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो था, जितने भी शासक जो थे ना सातवाहनों के, सबके नाम के आगे, ठीक है, उसके माँ का नाम लगा रहता है, ठीक है। जितने भी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, यज्ञ श्री सतकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ठीक है। हालांकि फाउंडर की बात करेंगे तो इस वंश का हाल था, ठीक है, समझ गए। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक है। उसने सातवाहन वंश के गौरव को पुनः स्थापित किया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसको बात करेंगे, ये जो राजधानी जो बनाया था पैथन या फिर प्रतिष्ठान भी बनाया था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वशिष्ठीपुत्र पुलगामी ने बनाया था, ठीक है, पुलमई ने बनाया था, सॉरी, ये गोदावरी नदी के तट पे था, ध्यान में रखेंगे। सातवाहनों की राजकों की राज्य भाषा की बात करें, क्या थी? प्राकृत होती थी। क्या, कौन सी भाषा होती थी? प्राकृत भाषा को होती, ठीक है। अगर पूछे गए लिपि क्या थी, तो लिपि उनकी ब्राह्मी होती थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे प्राकृत के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की कुछ सातवाहन शासकों ने रचना भी की है। जैसे गाथा सप्तशती की बात करेंगे, हाल के द्वारा सातवाहन द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। क्या नाम है इसका? गाथा सप्तशती, ठीक है, महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बता गाथा सप्तशती के लेखक कौन है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं तो देखेंगे और कौन सा प्रश्न है। सातवाहन शासन प्रणाली में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का काम काज, ठीक है, गौलमिका को सौंपा गया था। गौलमिका सेना की टुकड़ी का प्रधान होता था। इस सैन्य टुकड़ी में क्या शामिल था? ठीक है, इसमें 9 रत्न शामिल होते थे, 9 हाथी, ठीक है, 9 रत्न है, 9 हाथी है, 25 घोड़े थे, 45 पैदल सैनिक होते थे, ठीक है। एक तरह के सेना नायक होता था। इसमें गौलमिका सेना की टुकड़ी जो होती थी उसमें क्या क्या था? 9 रथ होते थे, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े होते थे, 45 पैदल सैनिक होते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना। 7 महान शासक, ठीक है, ब्राह्मण थे और विजयी ब्राह्मणवाद के प्रतीक थे। 7 महानों ने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान करके, ठीक है, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, बात करेंगे तो इसका 1 के और 2 दोनों कथन सही थे, क्योंकि तो थे तो ब्राह्मण, ठीक है, और इन्होंने लेकिन बौद्ध भिक्षुओं को भी मतलब क्या किया था? तो इन्होंने बढ़ावा दिया था, ये भी आपको ध्यान में देखना है, ठीक है। आप देखेंगे हाँ, आप देखें कथन 1 और कथन 8 पे फिर से विचार करते हैं, ठीक है। दक्षिण के महापाषाणीय संस्कृति के लोग उन्नत कृषि करते थे। महापाषाणीय लोगों के कब्रों पर लोहे के बने तीर, भाले, फुरसन, हंसिया, त्रिशूल जैसी वस्तुएं बहुतायत पाए गए। दक्षिण में महापाषाणीय संस्कृति लोग उन्नत कृषि करते थे।
उन्नत कृषि तो मेरे को नहीं लगता है, नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दक्षिण में भाई पानी होगा ही नहीं, कहाँ से होगा, ठीक है, ये दूसरा सही है, ठीक है। उन्नत कृषि वहां पे नहीं था। अब महापाषाणीय लोग जो थे, कब्र जो थे, तो वहां पे बड़ा बड़ा पत्थर तो रखते ही थे, ठीक है, मेगालिथिक जिसको बोलते हैं, और साथ में क्या करते थे, उनके प्रयोग करने वाली वस्तु वगैरह जो थी वो भी रख दिया करता था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये सही है, और क्या की बात करेंगे गलत है, उन्नत कृषि नहीं करते थे, ठीक है, दक्षिण में उन्नत कृषि हो भी नहीं सकती है। दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, तमिस्कम शब्द का क्या तात्पर्य है, ठीक है, तमिस्कम क्या होता था, तो उत्तर भारत और, ठीक है, सुदूर दक्षिण के बीच में सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंध को क्या बोलते थे, इसको क्या बोला जाता था, तमिस्कम कहते थे, ठीक है। क्या था तमिस्कम, तो उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपर्क को तमिस्कम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न आपको पीपीएससी में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब अभी नहीं पूछा है, तो ये सब अनटचेबल क्वेश्चन है, तो इस सबको आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में कहीं कहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे तमिस्कम इंपोर्टेंट हो जाता है। प्रारंभिक चोलों का मुख्य राजनीतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है, उरैयूर था, ठीक है, उरैयूर। उरैयूर जो था किस फसल के लिए, मतलब किस उत्पाद के लिए जाना जाता था, कपास के लिए जाना जाता था, उरैयूर शहर जो था कपास के उत्पादन का केंद्र था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देखेंगे संगम ग्रंथों में चोलों के राजनीतिक इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त है। उनके अनुसार चोल राज्य पांड्य क्षेत्र के उत्तर पूर्व में पेन्नार और बेलार नदियों के बीच में था। इनका मुख्य राजनीतिक केंद्र उरैयूर था, जो कपास के व्यापार के लिए भी काफी अधिक प्रसिद्ध था, वही मैंने पूछा है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। ऐसा लगता है कि ईसापुर की दूसरी शताब्दी के मध्य में एलारा नामक एक चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा करके लगभग 50 वर्षों तक वहां भी शासन किया था। लोग श्रीलंका को बराबर हथियार लेते थे, ठीक है। शिल्पाधिकरम की बात करेंगे, शिल्पाधिकरम तमिल व्याकरण है। मणि मेखले की बात करेंगे, प्रेम कहानी है। तिरुकल की बात करेंगे तो नहीं, शिल्पाधिकरम ये नहीं होगा, ठीक है। तिरुकल की बात करेंगे, ये तमिल व्याकरण होना चाहिए, ठीक है। और शिल्पाधिकरम दार्शनिक ग्रंथ है साथ, ये धार्मिक साहित्य। देखता हूँ क्या सही लगा है क्या। मणि मेखले इधर था, वो प्रेम कहानी था। शिल्पाधिकरम अच्छा गलत हो गया, नहीं, कोबला ने माधवी की बात उसी का है, ये प्रेम तो कहानी सही था। हाँ, तो मणि मेखले भी तो आगे उसी को कनेक्ट किया है, ठीक है। तिरुकल की बात करेंगे तो दार्शनिक विचार है। शिल्पाधिकरम प्रेम कहानी है, नहीं, मतलब कोवलम और माधवी की प्रेम कहानी, ठीक है। मणि मेखले की बात करें, महाकाव्य का मुख्य प्रतिभाग सही। तो गलती कौन लगा दिए, एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो शिल्पाधिकरम हो जाएगा आपका प्रेम कहानी, ठीक है। मणि मेखले क्या होगा, धार्मिक तिरुकल ही हो साहित्य जाएगा, ग्रंथ है। हाँ ठीक है। तिरुकल हो जाएगा ये टोलकापियम दार्शनिक, ठीक है। नहीं, टोलकापियम में तमिल व्याकरण है। अच्छा सॉरी, जिसकी रचना टोलकापियम किया था। टोलकापियम, ठीक है। मणि मेखले दार्शनिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे चलिए हटाइए उधर, क्या लगा यहाँ पे, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। टोलकापियम की बात करें, तमिल व्याकरण प्रसिद्ध ग्रंथ है टोलकापियम। तिरुकल की बात करेंगे तो दार्शनिक विचार आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। शिल्पाधिकरम की बात करेंगे तो मुख्य पटेल कोबलम और माधवी। कोबलम जो था ना, एक कोबलम जो था एक व्यापारी होता था। माधवी जो थी ना, एक वो थी, क्या था उसको क्या बोलते हैं, नृत्यांगना थी, ठीक है। उनके प्रेम में पड़ जाता है, और दोनों का प्रेम कहानी, ठीक है, को मतलब क्या नाम है, कोबलम और माधवी की प्रेम कहानी को शिल्पाधिकरम में दिखाया गया, ठीक है। अब मणि मेखले की बात करेंगे तो ये मतलब क्या है, इस महाकाव्य का मुख्य प्रतिभाग लोग आदिकल करके लिखे थे एक बुक को, शिल्पाधिकरम का इलोंगो आदिकल लिखे हुआ है, ठीक है। मौर्य काल में दक्षिण भारत का कौन सा राज्य मोतियों के लिए विशेष प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पांड्य राज की बात करेंगे तो मोती के लिए जाना जाता था पांड्य राज, ठीक है, ध्यान में सर। ठीक है। मणि मेखले का लेखक कौन था? मणि मेखले का लेखक था ना, शिल्पाधिकरम जो स्टोरी जो है ना, मणि मेखले का शीतला सतनार है, शीतले सतनार है, ठीक है। क्योंकि इसके कोबलम और माधवी की जो बेटी जो होगी ना, वो मणि मेखले जो थी, जो कि चोल राजकुमार के प्यार में पड़ जाती है, ठीक है, चोल राजकुमार के साथ प्यार में पड़ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों लव स्टोरी है। मणि मेखले जो शिल्पाधिकरम का मतलब क्या है, ठीक है, कनेक्ट है, ठीक है, कनेक्ट स्टोरी है दोनों का। चलिए दिया होगा इसमें क्वेश्चन, ठीक है। अब दक्षिण भारत का कौन सा राज्य मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, पांड्या। इसके बारे में चर्चा का मेगा स्नीच भी करता है, ठीक है। देखिए दक्षिण में उस समय की बात करेंगे ना, तो मुख्यतः उधर चोल थे, पांड्य थे, चेर थे या केरल थे, ठीक है। चेर राज्यों का केरल पुत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, केरल पुत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे चोल जो था, इसका जो चिन्ह जो था ना, बाघ था, ठीक है। पांडे का जो था मछली था,
चेर का जो चेर की बात करेंगे ना, इसका धनुष तीर था, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, क्या था? धनुष और तीर था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये भी कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बर्मन की बात करेंगे तो बर्मन, सरमन, गुप्त और दास। ठीक है, ये गुप्तकालीन उपाधियां हैं। ठीक है, किसने धारण किया उनके बारे में बात करना है। ठीक है, चलिए इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं क्या है इसका। ठीक है, अच्छा इसका क्या दिया हुआ है, इसका आंसर आपका बी लिया है। ठीक है, इसका आंसर बी लिया। डेट मीन्स की बात करेंगे तो 1 का बी। बर्मन की बात करेंगे क्षत्रिय हो जाएंगे। ठीक है, जो पता था। सरमन और गुप्त का देख लेते हैं। सरमन हो ठीक है, जाएगा तो इसका क्या, ब्राह्मण, गुप्त हो जाएगा सरमन की बात वैश्य, करेंगे, दास हो जाएगा शूद्र। गुप्त की बात करेंगे वैश्य। ठीक है, और दास की बात करें तो पता है दास शुद्ध ही होगा, गुप्त वैश्य होगा। सरमन जो था, ठीक है, ब्राह्मण को श्रमण कहते हैं ना, जो पाठ वगैरह जो होता है उसमें श्रमण ब्राह्मण को ही कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की। जब चंद्रगुप्त प्रथम जो शासक जब बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त 319 और 334 के बीच में शासक रहते थे। चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक, उन्होंने 319 320 में अपने शासनकाल के शुरुआत में नया संवत प्रारंभ किया, जिसको गुप्त संवत कहते हैं। ठीक है, जिसे 319 के नाम से भी, 319 ईस्वी, ध्यान रखिए ईसा पूर्व नहीं है, 319 ईस्वी में, कहीं के पे 320 भी दिया रहेगा। ठीक है, गुप्त संवत की शुरुआत होती है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो ध्यान, भारत का नेपोलियन क्या, समुद्रगुप्त जो होता है भारत के नेपोलियन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त की, ये मतलब किसकी, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ना, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उनके पुत्र थे समुद्रगुप्त। ठीक है, ध्यान में रखना, इनको भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, गुप्त काल के दौरान अवंती का आठवीं का राज क्या था? आठवीं के राज की बात करेंगे, जंगल वाला हिस्सा जो था उसको आठवीं का राज कहते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन है, विंध्य क्षेत्र में वनों का साम्राज्य जो था उसको आठवीं का राज कहते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो था बड़ा आक्रमण वगैरह करता था, बहुत ही उत्पात मचाया करता था, तो बाद में जाके क्या कर, इसको विलय कर लिया जाता था। समुद्रगुप्त ने इसे अपने अधीन मतलब कर लिया। ठीक है, प्रसिद्ध चीनियाती फाहियान भारत के दौरे पर कब आया था? फाहियान जो था ध्यान में 399 में आता है और 15 वर्षों तक भारत में रहता है। ठीक है, मतलब 414 तक आपको ये भारत में आपको दिखेगा ये। ठीक है, फाहियान। ठीक है, किसके शासनकाल में आएगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। ठीक है, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका बेटा था? ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त का बेटा था। चंद्रगुप्त प्रथम, पहले श्रीगुप्त, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त द्वितीय का बेटा, सबसे महान शासक, उनको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत में विक्रम संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो सबके सब स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, सबका सब पहला वाला को छोड़ के बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए पहला गलत है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की शुरुआत नहीं की थी। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व की शुरुआत उज्जैन के किसी अज्ञात शासक ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में की थी। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, अतः प्रश्नगत कथन असत्य है। वो पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। हालांकि इतिहास में कई बार, कितना बार, 14 बार के 16 बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया गया। ठीक है, 16। हाँ, ठीक है, अंतिम शासक की बात करेंगे, कौन था? क्या नाम था हेमू उसका अंतिम चंद था जो। शासक? हेमू। हेमू जो था अंतिम हिंदू विक्रमादित्य शासक 14 था ना उसमें, कि 16 था? वही मुझे याद नहीं आ रहा है, 14 या 16 14 होगा। अंतिम लास्ट शासक हेमू, लास्ट हेमू है। हाँ, हेमू जो था वो लास्ट है। ठीक है, 14 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी नहीं था बल्कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, इसलिए चौथा भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो प्रश्न 2 और कथन 3 की बात करेंगे तो पूरी तरीके से मतलब क्या है, सही है। ठीक है, अब देखेंगे मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त शासकों ने परमेश्वर, महाराजा धीराज, परम भट्टारक जैसी आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की। तो ठीक है, वो गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से अधिक विशाल था, तो ध्यान रखेंगे गलत है। ठीक है, पहला तो सही है, लेकिन गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से अधिक विशाल नहीं था। हालांकि गुप्त साम्राज्य का, ठीक है, स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन अधिक विशाल नहीं था, क्योंकि मौर्य सम्राट तो भाई साहब कहाँ था, अफगानिस्तान से लेके कंधार वगैरह सारा इलाका, हेरात वगैरह सबको मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर से दहेज वगैरह में ले लिया था। ठीक है, काफी विशाल था, उसकी तुलना में गुप्त साम्राज्य उतना विस्तार नहीं था। ठीक है, गुप्त काल में विशेषकर मध्य तथा पश्चिमी भारत में ग्रामीणों को राजकीय सेना व अधिकारियों के कुछ निःशुल्क सेवाएं भी प्रदान करनी पड़ती थी। ऐसे निःशुल्क सेवा को क्या बोलते, उसको बोलते हैं बिष्टी बोलते थे। ठीक है, ध्यान रखें, क्या बोलते थे उसको? बिष्टी बोलते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुप्त राजा कृषि का उपज पे कितना, 1/4 ले, 1/4 से मतलब 1/6 होता था। ठीक है, 1/4 में सामान्य काल में 1/6 ही होता था, लेकिन युद्ध वगैरह अगर हो जाए, अगर अधिक अगर पैसे की आवश्यकता होती थी तो कर को बढ़ा दिया जाता था। ध्यान रखेंगे, उसको 1/4 कर दिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा शाही सेना ग्रामीण इलाकों से गुजरती तो स्थानीय लोग उनको क्या करते थे, मदद करते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, मदद करते थे, उसको बिष्टी के नाम से बोला जाता था। सेवा देना पड़ता था, मतलब जिधर से भी गुजर जाए तो उनको सोने की व्यवस्था, पशु दे देना, अनाज दे देना, सोने के लिए फर्नीचर देना, पानी की व्यवस्था करना, जो दैनिक उपयोग की चीजें होती है ना, ग्रामीण को वो काम करना पड़ता था। ठीक है, अभी भी करते हैं, ठीक है, पहले भी करते थे। गुप्त साम्राज्य को प्रांतों या मंडलों में विभाजित किया जाता है, जिसे भुक्ति कहा जाए। भुक्ति के प्रभावी अधिकारी को क्या होता है, तो उसको उपरी कहते थे। क्या बोलते हैं उसको, तो गुप्त साम्राज्य को प्रांतों या मंडलों में विभाजित किया जाता था, जिसे भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता, उपरी कहते थे। अगर मान लीजिए आप लोग ना एनिसेंट को बहुत अच्छा से नहीं भी पढ़ते किताब से, तो इसका जो ये आर एस शर्मा किताब को, अगर आर एस शर्मा को जो सेट वगैरह वो सब कर लीजिएगा, और थोड़ा सा इसका भी कर दीजिए, क्या नाम इसका, स्पेक्ट्रम परफेक्शन वगैरह को, आप लोग का एनिसेंट हो जाएगा। ये गुप्त पूछता है, मौर्य पूछता है, सातवाहन से क्वेश्चन आते हैं, पाला से आते हैं, बौद्धिज्म से आते हैं, जैनिज्म से आते हैं, यही से पूछा जाता है। महाजनपद से आता है। थोड़ा सा आपको चलेंगे तो वहाँ पे संगम युग में थोड़ा सा चलेंगे, और थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा पांडे, चोल और मतलब चेर के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा खत्म हो जाता है। ज्यादा डिटेल्स में लोग को नहीं पढ़ना एनिसेंट हिस्ट्री। ठीक है, गुप्त शासकों को शाही मोहर पे किस पशु का चित्र अंकित होता था, गरुड़ था, जो कि उनका राजकीय चिन्ह भी था। ठीक है, ये जो था क्या था, उनका राजकीय चिन्ह भी था। ठीक है, गरुड़ जो था किसका सवारी है, विष्णु का सवारी। इससे भी पता चलता है ये लोग जो थे मतलब क्या थे, विष्णु के भक्त थे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। रिक्त स्थानों को पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित के अनुसार करना है आपको। गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें उनके अभिलेखों में क्या बोलते थे, तो दिनार कहा जाता। देखिए, गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सोने का सिक्के की उत्कृष्टता जो थी, ठीक है, मतलब शुद्धता की बात करेंगे तो गुप्त शासकों के दौरान उतनी अधिक शुद्धता नहीं पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए, सबसे अधिक सोने के सिक्का में शुद्धता की बात करेंगे तो कुषाणों के दौरान शुद्धता ठीक ठाक थी। सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था। ठीक है, और इनके अधीन सबसे अधिक जारी किए गए थे, लेकिन ये शुद्धता के इतनी अच्छी नहीं थी इनकी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हालांकि क्या बोलते थे इनको, दिनार कहा जाता था। सन 448 ईसा में एक अभिलेख से पता चल रहा है कि 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत, ठीक है, दशमलव प्रणाली अस्तित्व में थी। यह अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो यह अभिलेख आपको इलाहाबाद में प्राप्त हुआ। ठीक है, 448 ईस्वी के एक अभिलेख से यह पता चलता है कि 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में दशमलव प्रणाली अस्तित्व में थी। अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो अभिलेख की बात करेंगे, ठीक है, इलाहाबाद से प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे और कौन सा प्रश्न है तो भी जरा हम लोग देखते हैं। यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाले प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ कौन है, तो अभिज्ञान शकुंतलम। में ध्यान रखिए, अभिज्ञान शकुंतलम को किया गया था। किसमें किया था अभिज्ञान शकुंतलम को, क्या नाम है उसका, कालिदास ने। अरे अनुवाद थोड़ा ना कालिदास ने किया था, कालिदास चार्ल्स विल्किंस। अनुवाद 1781 वारेन हेस्टिंग के टाइम में, वारेन हेस्टिंग के टाइम में। हाँ, तो 1781 तो लिखा, 1781 सही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो वही किया था, अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया गया था। ठीक है, पहले हर्षवर्धन के शासन में भारत का दौरा करने प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग कितने वर्ष होता था। ठीक है, तो ह्वेनसांग भी 15 वर्ष रहा था और फाइहान भी 15 वर्ष था, दोनों 15-15 वर्ष रहते। 629 में आता है। ठीक है, लगभग 645 तक आपको भारत में ये रहता है। ठीक है, वो जो था 399 में आता है। ठीक है, 414 तक भारत में रहता है। ठीक है, ये किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ये जो हर्ष के शासनकाल में आया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये बहुत सारे दक्षिण भारत के राज्यों का भी यात्रा किया था। ये मतलब नरसिंह वर्मन के राज्य में गया था, पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में गया था, हर्षवर्धन के राज्य में गया था, बहुत मजे किए थे इसने। ठीक है, अब हर्षवर्धन ने अपने प्रारंभिक जीवन में वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, दोनों स्टेटमेंट सही। ठीक है, हर्षवर्धन ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया। ह्वेनसांग के भारत यात्रा के समय बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभाजित है। 1, 2, 3 तो सही है। ठीक है, 2, 3, 4 सही ले रहा है। ठीक है, हर्षवर्धन में प्रारंभिक धर्म वैष्णव नहीं तो शैव होगा तो फिर। ठीक है, हाँ, शैव का अनुयायी थे, क्योंकि मुझे ये तो पता था उसने ह्वेनसांग के प्रारंभ संपर्क में आने के बाद पूरी तरह से बौद्ध बन गया था, लेकिन शुरू में ये दूसरे धर्म का अनुयायी था, शैव का था, न कि मतलब क्या था, इसका था वैष्णव का था। ठीक है, जबकि ह्वेनसांग के जब ह्वेनसांग जब आता है ना तो ये अपने यहाँ पे, ठीक है, इलाहाबाद में बहुत बड़ा मतलब क्या करवाता है ना, बौद्ध सम्मेलन भी एक तरह का बुलाता है। ठीक है, हालांकि उसमें आग लगा दिया जाता है, ठीक है, जला दिया जाता है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, हमारे हर्ष के दरबारी कवि कौन था, हर्ष के दरबारी कवि जो था बाणभट्ट था। ठीक है, बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिखी, किताब बताइए, हर्ष चरित। ठीक है, ध्यान में क्या लिखा था, हर्ष चरित। ठीक है,
हर्ष शरीफ, ठीक है। अब प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने, ठीक है। महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिरों का निर्माण प्रसिद्ध पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। उसमें कितने रथ है? ठीक है, तो उसमें आपको 7 रथ मिलते हैं, ठीक है। अब 7 रथ में कौन सा रथ है? पांचों पांडव के नाम से रथ है, ठीक है। 5 पांडव है रथ में। एक जो है द्रौपदी जी को ले लीजिए, एक आई थिंक सूर्य भगवान से संबंधित है, ठीक है, यही होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा रथ जो है ना, सबसे विशाल रथ जो है युधिष्ठिर जी के नाम से है, ठीक है। सबसे छोटा रथ जो है द्रौपदी जी के नाम से है, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो कितने हैं? 7 है आपको, ठीक है, ध्यान रखिए। किसके शासनकाल में? पल्लव शासक 7वीं 8वीं शताब्दी के पत्थर से कई मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत में करवाया गया। उनमें से सबसे प्रसिद्ध चेन्नई के 65 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम में स्थित रथ मंदिर। इसमें कुल 7 रथ है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। रथ मंदिर की विशेष संरचना से निर्मित है, जिस पत्थरों को काटे बिना ही स्वतंत्र रूप से खड़ा किया गया। दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में उर सभा नगरम का तात्पर्य क्या है? तो इस सबके सब क्या होते थे? टाइप्स ऑफ विलेज थे, ठीक है, गांव के प्रकार थे, ठीक है। अब बात करेंगे, सॉल्यूशन देख लीजिए। उर जो था ये सामान्य गांव था। सभा की बात करेंगे, ये गांव का दूसरा प्रकार था, जिसे ब्रह्मदेह गांव या फिर ब्राह्मणों के दिए जाने वाला गांव भी कहते थे, ठीक है। और उर की बात करेंगे ना, किसान की जाति रहती थी जिनकी जमीनें सार्वजनिक होती थी। नगरम की बात करेंगे, यहाँ पे व्यापारी लोग, सौदागर लोग का वर्चस्व था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के तथा सिंह वर्मन थे, ठीक है। क्या मतलब था? सिंहा वर्मन कहते थे, वो थे इनके वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। एक है पल्लव वंश के, तो ये पहलव वंश के संस्थापक है ना, पहलव, इनको पार्थियन भी कहते हैं। इसका बता सकता है कोई संस्थापक? ठीक है, ठीक है, बपदेव सिंह विष्णु। यहाँ पे नहीं देख रही, पे सिंह वर्मन लिखा हुआ है, इसको सिंह विष्णु के नाम से भी जानते। बपदेव था उसका, क्या था? बपदेव था। हालांकि इसका वास्तविक संस्थापक पल्लव वंश का तो सिंह वर्मन को, सिंहा वर्मन को कहा जाता है, सिंह विष्णु ही था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले पहलव का संस्थापक पल्लव वंश बपदेव का था। वास्तविक संस्थापक सी विष्णु था। हाँ, उसी को बोलते हैं। वास्तविक संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक था, ठीक है, सिंह विष्णु, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि वास्तविक संस्थापक सिंहा वर्मन दिए हुआ है, ठीक है, असली संस्थापक इसी को माना जाता है, ठीक है। चलिए, अब यह बपदेव जो था ना, पहलव का था, जिसको पार्थियन कहते थे, ठीक है। जिस वंश का शासक था गोंडो फर्निस था। रिक्त स्थानों के उचित शब्द के अनुसार मतलब क्या करना है? पूर्ति करना है, ठीक है। चलिए, बताना है। चालुक्य शासन वाले क्षेत्र में, चालुक्य शासन वाले क्षेत्र में गांवों का संचालन बुजुर्ग करते थे, जिन्हें क्या, उनको महाजन कहा जाता। क्या बोलते थे उनको? महाजन कहते थे। तो चालुक्य शासन वाले क्षेत्र में गांवों का संचालन जो बुजुर्ग करते थे, उनको क्या बोलते थे? उनको महाजन कहते थे। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। 15वीं शताब्दी का आदर्शवादी दर्शन के प्रतिवादकों ने भौतिकवादी दर्शन की खूब आलोचना की। अनुष्ठानों एवं ठीक आध्यात्मिकता के जरिए मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया। आदर्शवादी दर्शन के विचारों में वैज्ञानिक जांच और तर्क संगत सोच प्रगति को रोक दिया। तो भाई साहब ध्यान, कौन सा कथन सही है? तो ये तो आपका सही है और ये भी आपका सही है, ठीक है। तो 5वीं शताब्दी के आदर्शवादी दर्शन के प्रतिवादकों ने भौतिकवादी दर्शन की खूब आलोचना की और मतलब ध्यान में रखेंगे, अनुष्ठानों और वो आध्यात्मिक जरिए पे मोक्ष प्राप्ति पे बल दिया। तो जाहिर सी बात है, जब आध्यात्मिकता पे, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के पे बल अगर आप देखो, तो जाहिर सी बात है वैज्ञानिक एवं तर्क संगतता पूरी तरीके से मतलब क्या हो जाएगा? रुक जाएगा ना। चलिए, बात करेंगे, आगे चलेंगे। तो कथन ए और कथन आर दोनों दिया हुआ, जरा इसको ध्यान में पढ़िए, ठीक है। ईसवी सन की शुरुआत तक भारत में दर्शन की 6 शाखाएं विकसित हुई थी। उस समय तक भारत में राज्य और वर्ण भेद आधारित सामाजिक व्यवस्था मजबूती से स्थापित हो चुका था। बताइए, सर मैं कॉपी वाले ग्रुप को मैं बंद कर दूं, क्योंकि लोग सबमिट करेंगे, कल मुझे करना पड़ेगा बहुत सारा चेक। जिसका भी कॉपी आया है 9 बजे तक वही चेक करूंगा मैं कल। चलिए, ठीक है, हालांकि सबका 9 बजे से पहले ही सबमिट हो गया था, ठीक है। चलिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ईसवी सन की शुरुआत तक भारत में दर्शन की 6 शाखाएं विकसित हो चुकी थी। उस समय भारत में राज्य और वर्ण भेद आधारित सामाजिक व्यवस्था की मजबूती स्थापित हो चुकी थी। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए, आप चलेंगे, प्रश्न हम लोग देखते हैं। इच्छा और दर्शन के बारे में देखेंगे तो सॉरी, इसको क्या ही करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में किस प्राचीन भारतीय दर्शन प्रणाली परमाणु सिद्धांत की स्थापना? कनाड है क्या? वैशेषिक, ठीक है, जिसके फाउंडर कौन थे? कनाड। क्या था इनके? कनाड थे ना वैशेषिक के।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जिसमें परमाणु सिद्धांत के बारे में जानकारी दी हुई थी। ठीक है, वेदांत दर्शन का मूल आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है, जिसकी रचना किसने की थी? तो ब्रह्मसूत्र की रचना बदरायन, ठीक है, कौन थे? बादरायन ने की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ब्रह्मसूत्र। अब आते हैं आगे, चलेंगे और कौन सा प्रश्न है, तो इसमें मिलान करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्राचीनतम लौह उपकरण के साक्ष्य की बात करेंगे तो 600 ईसा पूर्व होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्या लिया? एक ऑप्शन सी 700 ईसा पूर्व लिया है। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद 2 का ए है आपका, मतलब कौशल और विदय में वैदिक लोगों का विस्तार 500 ईसा पूर्व। और बात करेंगे 3 का डी है। ठीक है, मतलब कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम लौह उपकरण के प्रमाण की बात करेंगे, ये 800। ठीक है, ये अरे मैच भी था ना, क्या हुआ मैच का? अच्छा, इंडिया बैटिंग नहीं किया, ठीक है, हम इंडिया का बैटिंग देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? इसका मिलान सही है, इसको आप लोग ऑप्शन ध्यान में रखेंगे, डी नंबर। ठीक है, पढ़ दे रहा हूँ। कौशल और विदय में वैदिक लोगों का विस्तार की बात करेंगे 500 ईसा पूर्व। पंचाल और विदय में उपनिषद के संकल्प की बात करेंगे तो 600 ईसा पूर्व। अब बात करेंगे आगे कौन सा प्रश्न, वो भी जरा देखते हैं। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम लौह उपकरण का प्रमाण 700 ईसा पूर्व। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम लौह उपकरण के साक्ष्य की बात करें 800 ईसा पूर्व। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे फिर से मिलान करना है। ठीक है, 13 साल तो इसका सी आंसर है, मतलब एक ऑप्शन 3 हो जाएगा। दूसरी शताब्दी में क्या था? शून्य की खोज होती है दूसरी शताब्दी में। ठीक है, हाँ, तीसरी शताब्दी की बात करेंगे तो तीसरी शताब्दी में क्या होता है? तो इसका होता है खगोल विज्ञान के औषधि का स्वतंत्र विकास होता है। 5वीं शताब्दी में बात करेंगे तो ध्यान रखें गणित, सूक्ष्म सूत्र के माप और ज्यामितीय ज्ञान का प्राप्त, जो कि बलि देने में इसका प्रयोग होता था, माप करने के लिए बलि देने में इसका प्रयोग होता था। ठीक है, और 6वीं शताब्दी में खगोल विज्ञान और औषधि का भी स्वतंत्र विकास आपका होना, मतलब क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, वही दिया हुआ। दूसरी शताब्दी में शून्य की खोज है। तीसरी से खगोल विज्ञान, तीसरी शताब्दी में खगोल विज्ञान और औषधि का स्वतंत्र विकास। एक मिनट, ये तीसरी शताब्दी है ना, एक 6ठी शताब्दी में क्या जाएगा? शून्य चबार का लोकायत दर्शन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 5वीं में सूक्ष्म सूत्र का माप और ज्यामितीय ज्ञान। 6वीं में चबार का लोकायत या फिर भौतिकवादी दर्शन भी इसको कहते हैं। ठीक है, पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ को किस भाषा में जाना जाता है? तो ध्यान रखिए, किस नाम से जाना जाता है? तो बोलते हैं अष्टाध्यायी के नाम से, इनको अष्टाध्यायी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, सुश्रुत ने अपने चिकित्सा शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के लिए इस्तेमाल होने वाले कितने प्रकार के औजारों का उल्लेख किया? 121 प्रकार का। ये प्रश्न जो है आपका पूछा जो का है, ये VBI है। ठीक है, आप इसको ध्यान में, 121 प्रकार के औजारों का मतलब इन्होंने क्या किया है? उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए, मतलब चिकित्सा के लिए, शल्य चिकित्सा के लिए ऑपरेशन के तरीकों का वर्णन किया, 121 प्रकार के औजारों का वर्णन किया है। भारत में व्यवहारिक ज्यामिति का प्रणेता किसे माना जाता है? ठीक है, तो व्यवहारिक ज्यामिति का प्रणेता, नया क्वेश्चन है, इसको अपस्थंबा को मानते हैं। ठीक है, अपस्थंबा को मानते हैं। ठीक है, व्यवहारिक ज्यामिति का प्रणेता माना जाता है इनको। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या नाम है? अपस्थंबा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर की 12 मिहिर की प्रसिद्ध कृति बृहद संहिता डैश में लिखी गई। ठीक है, तो कब लिखी गई थी? तो 6वीं शताब्दी में लिखी गई थी, याद आप इसे रखेंगे। ठीक है, पाली ग्रंथों पे लिखी गई टीकाओं को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं अटकट्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पाली ग्रंथों पे लिखे टीका को क्या बोलते थे? अटकट्टा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अटकट्टा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दक्षिणी भारतीय भाषाओं के विकास के क्रम के क्रमानुसार प्रदर्शित किया? सबसे पुराना भाषा तो जानते हैं आप लोग, सबसे पुराना कौन? तमिल भाषा की बात करेंगे तो सबसे पुराना था। तमिल के बाद कन्नड़ और तेलुगु होना चाहिए, उससे ऑप्शन नंबर बी और ए में से कुछ होगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, मतलब सबसे पुराना तमिल है, फिर मतलब कन्नड़ है, फिर तेलुगु। तमिल को तो संस्कृत से भी पुराना माना जाता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज को मध्ययुगीन समाज में बदलने का मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण की प्रथा को माना जाता है। सरकारी अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण दिए जाने से उन क्षेत्रों में राजकीय नियंत्रण की मतलब क्या होती है? वृद्धि होती है। ध्यान रखें, पहला वाला स्टेटमेंट क्या सही है? ठीक है, राजकीय अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण दिए जाने से उन क्षेत्रों में राजकीय नियंत्रण की वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, ध्यान रखें, इसका रीजन क्या है? गिरावट आती है। ठीक है, तो भूमि अधिग्रहण से जुड़ी एक प्रमुख खास बात यह भी थी कि इसके द्वारा उन क्षेत्रों में लोगों को नियंत्रित करने का दायित्व भी हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके कारण उन क्षेत्रों में राजकीय शाही नियंत्रण में गिरावट आई। ऐसा कथन की बात करेंगे, 2 की बात करेंगे, असत्य है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? 120 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब जो है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से मतलब कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग मिलेंगे
आधा घंटा मिलेंगे, 10:30 के आसपास मिलेंगे, ठीक है। 10:30 से साइंस, हम लोग साइंस, हिस्ट्री और बिहार, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो 10:30 बजे हम लोग क्या होते हैं, मिलते हैं 1 घंटा के बाद।